बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ आपको पता है कल 25 दिसंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो है वो जन्म दिन का दिन होगा, तो ये डेफिनेटली हम उसको बड़ा भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। अभी कुछ ही देर बाद मेरे को होस्ट बड़ी मज़ेद शख्सियत जो हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं इस तरह के स्पेशल ओकेजन पे, अज़हर अली आबिद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। जब तक वो हमें ज्वाइन करते हैं हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस मुतासर सफ़र की जो बहुत ही हम कहें संजीदा, मेहनती और बासूल तालिब इल्म से शुरू होता है और एक आलमी सतह के अजीम रहनुमा तक पहुंचा दिया जाता है। तो डेफिनेटली इस पर आज हम बात करेंगे कि कायद आज़म ने कम उम्री में ही तालीम की अहमियत को समझा। कानून की तालीम जो है वो भी आपने साथ साथ हासिल की, और इल्म की बात करें और साथ आप नज़्म ज़ब्त की बात कर लें, असूल पसंदी की आप बात कर लें, और इसके साथ साथ जो एक अपनी शख्सियत को निखारने के वो तमाम पहलू, वो तमाम असूल जो हैं आपने बखूबी तरीके से उनको समझा और अपनाया। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि एक तालिब इल्म की हैसियत से जो देखा गया कि आप में किस तरह से शऊर था। इसके साथ साथ दलील की जो ताकत है, आपसे बेहतर किसी ने उसको नहीं समझा, तो आज हम इस पे भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से हक़ के लिए डट जाने का हौसला आप में था, ये भी कायद आज़म से हमने सीखा है। तो इस पे भी आज हम बात करेंगे, और किस तरह से बरसगीर के मुसलमानों को की आवाज़ जो है आप बने थे, और किस तरह से एक राह आपने दिखाई कि एक असूली, एक बावकार रहनुमा के तौर पे आपको पहचाना जाता था। तो नाज़रीन, आज इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से तालीम का किरदार और एक विजन एक शख्स को किस तरह से, एक फ़र्द को आलमी सतह पे इतना प्रमोट कर देता है या एक आलमी रहनुमा बना देता है, और फिर जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की इस मुल्क के लिए, जिस तरह से उन्होंने ये प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान हमें दिया, ये पूरी जर्नी इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तारीख़ की मैं बात करूँ तो एक गहरा मुताला रखते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, और कायद आज़म की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, उनकी हम लाइफ की बात करते हैं, तो आपसे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई और उसको डिफ़ाइन कर सकता है या हमें बता सकता है। जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ, हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत ही स्पेशल हमारी ये ट्रांसमिशन है, ये प्रोग्राम है, और आपसे बढ़ के कायद आज़म के हवाले से इन डिटेल हमें कोई शख्सियत बता नहीं सकती। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो इब्तदाई तालीम है जो उन्होंने हासिल की, और किन हालात में उन्होंने ये अपनी तालीम का एक सिलसिला शुरू किया, उससे शुरू करते हैं। आगाज़ कीजिए, रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सच टीवी के माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमेशा हर साल भरपूर अंदाज में कायद आज़म की ज़ात को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आप लोग बहुत ऐसे अच्छे तरीके से कायद शख्सियत को बातें हैं। जहाँ तक कायद आज़म की शख्सियत का तल्लुक़ है, ऐसी शख्सियात दुनिया में बड़ी कम होती हैं कि जिनका बैकग्राउंड भी बड़ा कम्प्लेक्स होता है ऐसे, और उनको उठने का अंदाज भी बड़ा कम्प्लेक्स है। एग्जैक्टली। तो ये ख़ास तौर पर देखें, उनके वालिद जो है वो कारोबारी शख्सियत हैं, और बिज़नेस में तालीम के आला तालीम के लिए लंदन तशरीफ़ ले जाते हैं ऐसे, और वहाँ जाकर हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। जायज़ा लेकर वो समझते हैं चूँकि मुझे एक बड़ा लीडर बनना है, तो लॉ को चूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कानून की डिग्री के लिए। तो वो 6 महीने तो उधर बिजनेस में लगाते हैं, फिर वो अपना माइंड चेंज करते हैं, और लिंकन लॉ का कॉलेज है लिंकन्स इन लंदन का, मैं वहाँ गया हूँ कई दफ़ा, मैं कई विजिट किया, वो सारा रिकॉर्ड देखा मैंने। सही। तो वहाँ जाकर उन्होंने उसमें दाखिला लिया, और दाखिला लिया 12 लाख का जो इम्तहान है, जो तो है वो 3 साल का कोर्स है, तो लेकिन उन्होंने इसको 2 साल में पास कर लिया। ज़बरदस्त, ये बड़ा कमाल है, क्या बात है। और चूँकि 2 तरीके थे, एक तो था कि आप 1 बाय 1 पेपर पास करें, एक है कि कंपोजिट पास। तो कंपोजिट में ये था कि वो कि
पहली दफ़ा अटेम्प्ट किए तो एक आध पेपर फेल हो गए, तो उस पुराना कानून था एक में फेल हो गया सब फेल है। ओह ओके, यानी दूसरी दफ़ा अब दिया की तो तरह पास हो नहीं है कि आप वो एक ही पेपर देंगे। हाँ, उसमें भी फेल सफर हुआ ओके, तो वो पास हो गए। जबरदस्त। लेकिन वहाँ उनका जो 12 लाख लॉक वो रात को डिनर्स जो है ना जी, लॉयर्स और जजेस के साथ कराते हैं Great. विद देयर उनका स्पेशल गाउन जो होता है लॉयर्स का हाँ पहन बिल्कुल के। ऐसे है। वो डिनर्स भी 3 साल के मुकम्मल करना होता है। ओके, 1 साल के डिनर रहते थे तो वो फिर डिनर कंप्लीट करने ही ठहरे। सही। वहाँ फिर उन्होंने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी उसमें टाइम लगाते थे। फिर कुछ टाइम जो है पार्लियामेंट की डिबेट्स होते थे अच्छा, और कुछ टाइम अदालतों का प्रोसीडिंग जाके देखते। ओके, एक ही मिनट उन्होंने ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल फिर ऐसे। उनके वालिद के पास पैसे फंडिंग कम हो गई, शॉर्ट हो गया, उन्होंने शेक्सपियर सोसाइटी जो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया। और उस दौर में जो ड्रामा होता था इंग्लैंड में मैंने देखा है कि उनका जो स्टेज वो अंडर नीचे तय में होता था, जी, यानी 500 सीढ़ियाँ नीचे जाके स्टेज होता था और वो सामने प्ले करते थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अच्छा, उस पुराने दौर की बात है। ओके, और वो लाइटें लगा के ऊपर से वो देखते थे और वो 3-4 और शेक्सपियर के कई ड्रामे उन्होंने प्ले किया। जबरदस्त। उससे उनका वो जो स्टाइल है हाँ, ना हाँ। शेक्सपियर स्टाइल जी। है उनके अंदर आ गया ओके, वहाँ से इंस्पायर हुए। हाँ ओके, और पास लेके बोलना, स्टाइल से बोलना, फोर्स से बोलना। आपने कहा आर्गुमेंट की बात है, Yes. ये शेक्सपियर स्टाइल के अंदर आर्गुमेंट बड़ा फोर्सफुल है। बिल्कुल। अच्छा, दलील के मामले में नो डाउट कायदे फिर आज़म दूसरा की जो वर्ड विजन उसके अंदर बहुत है। हम असल जैसा शेक्सपियर कहता है कि ये दुनिया जो है ना एक स्टेज की तरह है और हम सब उसके करेक्टर हैं। और नहीं उसको सुन रहे वो क्या कहता है, हाँ। कायदे में सीखा है, ओके, इट हैज इट्स ओन एंट्रेंस एंड इट हैज इट्स ओन एग्जिट। इसका अपना ही रास्ते दाखिले का अंदाज है यस, और खारिज का भी अपना अंदाज है। ओके, ये कमाल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और कायदे आज़म देखो कि ये बड़ी विजन की बात है कि देखो ना कि इंसान पैदा होता है और जब निकलता है तो कैसे एग्जिट होता है। किस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही ज़रा बता दीजिएगा कि तालिब इल्म की हैसियत से क्या कायदे आज़म ने कुछ मुश्किलात का भी सामना किया? जब मुस्लिम मैंने बताया वालिद साहब के पास पैसे कम हो गए थे तो ये फिर ड्रामा प्ले करके पैसे अर्न करते थे। अच्छा, और फिर आप देखें जब वो 12 लाख करके वापस आए ना इंग्लैंड में, लोग तो कहते हैं पैसे नहीं थे, ये वो सारा गलत बातें हैं। जब वो वापस आए ना, मैंने उनकी पासबुक, उस वक्त चेक नहीं होते थे, पासबुक होती थी ठीक है, बैंक की, ओके, नेशनल बैंक की। बॉम्बे के बैंक को उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, 100 कुछ पाउंड जो है उस टाइम में, 1 पाउंड में उस वक्त महीना गुजर जाता था, इतना सस्ता दौर था। तो पूरा महीना गुजारते थे। ओके, ये इतना तो वो बॉम्बे में आए तो फिर इस तरह आगे उन्होंने बारडला शहर में स्टार्ट किया। और मैंने भी किताबत कि चूँकि लीडर बनना चाहते थे, अगले साल ही उन्होंने सियासत में दाखिला शुरू कर दिया, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म राजस्थान में। ओके, आम बुक्स में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने 1906 में स्टार्ट किया है, मैंने नलीफाई किया अच्छा, विद डॉक्यूमेंट अपनी किताबों में ज़बरदस्त। कि ही स्टार्ट पॉलिटिकल कैरियर इन 1897 97, कांग्रेस प्लेटफॉर्म से और 1920 तक कायदे कांग्रेस में रहा। ओके, बीच में 1913 में जी, मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। 1913 में, हाँ जी, ओके, तो ये उनका बाकी आगे आप सवाल करेंगे जी तो जी आगे बिल्कुल। चलेंगे इंशाल्लाह। हम चूँकि अभी उनके जो एक तालिब इल्मी का जो एक दौर था, हम ज़रा पहले उस पर रोशनी डालें ताकि हमारे जो नाज़रीन, जो यंगस्टर, आज के नौजवान जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ज़रा उन्हें भी पता चले कि हमारे जो कायद थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो शख्सियत थी जी। वो किस तरह थी और कैसे उनका ये एक तालीमी सफ़र रहा। आपकी जो शख्सियत की कुछ नुमाया खसूसियात भी थी जी, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी ज़रूर रोशनी डालें। एक तो बात उनकी मैं देखा जब स्टूडेंट थे ना तो दादा भाई नौरोजी एक पारसी लीडर थे, तो उन्होंने इंडियन थे तो उधर लंदन में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ओके, उनके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। अच्छा, ये भी बात है ना उसका, ऐसे तो उसमें फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका। फिर कायदे आज़म ने जो पूरा आप देखें यूथ के बारे में हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी उनका ख़ास फोकस किया है
ऐसे ही तो बल्कि उनको कहा ये जो हमारी पाकिस्तान मूवमेंट है जी ये यूथ या स्टूडेंट्स आर अवर वैनगार्ड। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान बन गया है ना जी तो अप्रैल 48 में ढाका में स्टूडेंट से खिताब किया उसने, ठीक है और उसमें उन्होंने कहा कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। अब उसका आर्गूमेंट देखिए, आपने कहा जी आर्गूमेंट क्या है, इफ यू आर फेयर टू योर ओन सेल्फ, अगर आप अपनी जात से खौफजदा है या वफादारी करते हैं, ओके इट्स अ फेयर हाँ। राइट हाँ एंड द सेकंड है इफ यू आर फेयर टू योर ओन पेरेंट्स, अपने माँ बाप से yes. वफादारी करते हैं। हाँ कमाल है ना, आर्गूमेंट देखें। बिल्कुल और तीसरा आर्गूमेंट है इफ यू आर फेयर टू योर स्टेट, अपनी रियासत से वफादारी है। डिवोट योर सेल्फ विद होल हार्ट टू योर स्टडीज, ग्रेट ये। समझ और एक अब आप स्टडीज के साथ वो करेक्टर बिल्डिंग पर भी जोर देते हैं। ये अक्टूबर 47 में ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उनका मैसेज पढ़ा जाता है। ओके उसमें कहा कि आप खाली ये जो पढ़ना खाली स्टडीज की जरूरी, इसके साथ आप अपने बिल्ड अप योर करेक्टर। ट्रू एब्सोल्युटली आप जब लाइफ में एंटर होना, आपका करेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। डेफिनेटली ऑब्वियसली Then will make yourself as well as your nation, as your followers, as the strong people. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा ये एजुकेशन की हम बात करें तो किस तरह से कायद आज़म की जो एक सोच हम देखते हैं, जो उनकी फैसला साजी का जो एक अंदाज़ हम देखते हैं, वो बड़ा हमें निराला, बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। कैसे? वो इसलिए देखो जी, कायदे में वक्त वक्त जो है अपने इस्लाम की भी स्टडी की है और हुजूर पाक की लाइफ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कायदे में खुद एडमिट किया है, जब 4 वहाँ लॉ कॉलेज है लंदन में, सबका दौरा किया ओके जिसमें वर्ल्ड लॉ गिवर्स में हुजूर पाक उस वक्त वो ईसाई लोग जो फ्रेस्को बनाते हैं तस्वीरें जो, जिसमें हुजूर पाक को वर्ल्ड का नाम दिया है ना, अमंग्स द वर्ल्ड लॉ गिवर्स, वो लिंकन चैन है। और हुजूर ने खुद कहा, कायदे में खुद कहा, मैं हुजूर की वजह से इस कॉलेज में दाखिला लिया। अच्छा कितनी मोहब्बत है बिल्कुल एज ए मुसलमान जो है। यकीनन। और ये उन्होंने कायदे में पाकिस्तान बनने के बाद भी ये बात कही है। अच्छा ये नहीं कि उस वक्त बात है, पाकिस्तान बन गया जनवरी 48 में बार कराची बार एसोसिएशन को खिताब किया, उस वक्त ये बात कही कि मेरे हुजूर पाक के साथ मेरा इतना गहरा ताल्लुक है कि मैंने इन्हीं की वजह से लिंकन में दाखिला लिया। क्या बात है, कमाल है ना ये क्या बात। बात, बिल्कुल ऐसे। तो ये कहने का मकसद ये है, उनका खाली बाई नेम नहीं है, बाई स्टडीज है। बिल्कुल ऐसे। हुजूर पाक की लाइफ को अगर एक, जब हर बंदा अपने एंगल से पढ़ता है, जब एक स्कॉलर कायदे-ए-आज़म जैसा लीडर पढ़ता है ना, तो हुजूर पाक के जो आर्गुमेंट्स है ना, वो कमाल के हैं। ऐसे और उन आर्गुमेंट को हज़रत अली ने बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रेट किया। कोई शक नहीं। अभी हज़रत अली के यौम पैदाइश भी है, अब ये भी बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे। इत्तेफाक से ज़्यादा फंक्शन हो रहा है। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप और आर्गुमेंट चल रहा है ना, ये होगा। तो फिर वो हमेशा ये कहते थे भी आप जो आर्गुमेंट देते हैं ना, उससे में ना आए, अच्छा बी नॉर्मल, ऑलराइट। बी सॉफ्ट, सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो हुजूर पाक की तालीम है। और फिर ब्रिटिश का भी सॉफ्ट अंदाज है हाँ पार्लियामेंट में। जो चाहे वो कुछ बुरा भला कहे, अपोजिशन लीडर भी प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को माई लॉर्ड कह के बात करें। यस आज भी यही है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो गाली ही निकालते हैं ना। बिल्कुल डिफरेंट है। जो तहजीब का फर्क है ना, जी ऐसे ही है, बिल्कुल अखलाकियात का फर्क है। सही फरमाया आपने। कायदे-ए-आज़म के अखलाकियात इंतहा तक पहुंचे। ये उन्होंने जब उनके साथ कभी बड़े बड़े गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और दूसरे लोगों से बातचीत होती थी ना, उनसे भी ये कहते थे बातचीत हम करेंगे, लेकिन हमने अब ये आप तय कर लें, बात ये खुफिया रखना है, ये ओपन करना है। सही बारहा ऐसा हुआ है, जी। लीडरों ने कहा कि हम खुफिया रखना है,
قائد اعظم نے اسی طرح اسی اصول پہ چلا ہے, صحیح. کوئی ایک پریس میں نہیں ہے دیا, اور بات چیت فیل ہوگی, کئی دفعہ بات چیت فیل ہوئی ہے. ہاں, راجندر پرساد کے ساتھ کیس فیل, گاندھی کے ساتھ کیس فیل ہوئی ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ اگر جب بات چیت ختم ہو گئی ہے نا, اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ریلیز کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ اخلاقیات ہے نا. بالکل ایسے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اگر طے نہیں ہوا ہے نا, تو دو مخالف فریق کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو پریس میں ہمیں نہیں دینا, تاکہ نہ میں آپ کی بےزتی کروں نہ آپ میری کریں. صحیح ہے. کتنی بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہے. تو قائد اعظم نے ایسے کیا, زبردست. اور یہاں تک کہ اس نے بات چیت کے دوران بعض کا تو اس نے کہا میں اپنی مسلم لیگ کی کونسل سے مشورہ کر لوں. ایسا بھی ہوا. صحیح. اور مشورہ جو ہے مشربی ممبر کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی بات باہر نہیں کرنی, پریس والوں کو نہیں بتانی. صحیح. کتنی بڑی بات ہے. ایسے. کیوں؟ عوام پہ یہ کنٹروورسی کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. بالکل ایسے. کتنا خیال رکھتے ہیں لیڈر, یہ کریبل لیڈر. نو ڈاؤٹ. بالکل بھی نیگیٹو بات عوام میں نہیں جانی چاہیے, چاہے ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو, آپس میں جو بھی چل رہا ہو. ہاں جی, ہمیں عوام کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں نا. ایسے ہی ہے جی, بالکل ایسے ہی. بڑی یہی تو خصوصیات تھی آپ کی. اچھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم کو قوم کی ترقی کے لیے کیوں بنیادی شرط قرار دیا تھا؟ یہ ان کا یہ اس ماڈرن تعلیم کے بغیر آپ کے جو نکھار ہے, وہ جو آپ کی شخصیت ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی. تعلیم کے بغیر آپ جیسے آپ اندھیرے میں ہیں. وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حکم یہی ہوا ہے کہ پہلے آپ پڑھیں. اللہ ہی نے ان کو تعلیم دی ہے, یقیناً, لیکن پہلے یہ سبق یہی ہے. بالکل ایسے ہے نا جی بات. بالکل. پھر حضور پاک میں آپ دیکھیں پہلی جو وہ غزوہ بدر ہوتی ہے, ان کے جو قیدی پکڑے تو حالے کافر ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو زبردستی مسلمان ہو جائے, نہیں کہا. جو پڑھے لکھے بندے تھے ان کو کہا آپ 10 بچوں کو یا بڑوں کو تعلیم دے دیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. بالکل ایسے. بدلے میں یعنی اب دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. بالکل ایسے ہے. یہ قائد اعظم نے ان چیزوں سے بڑا سیکھا. کیا بات. اور پھر جہاں یورپ میں رہے انگلینڈ میں, وہ انگلینڈ کا جو انقلاب کہتے آیا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے آیا. دنیا میں جو روشنی بڑھی ہے یہ ایک تعلیم کی وجہ سے ہوئی. علم کے بغیر کوئی چیز نہیں. یہ سائنس اور نالج یہ علم کی وجہ سے ہے. آج جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے, اور یہ علم کے بغیر تو ممکن نہیں ہوا. تو یہ قائد اعظم کی. اچھا, آپ کی بھی ماشاءاللہ سے ہمیں بہت ساری کتابیں ہمیں ملتی ہیں. آپ نے قائد اعظم کی زندگی پہ, ان کی جرنی پہ آپ کی بھی ایک ریسرچ ہمیں سامنے آتی ہے. تو آپ نے کیسے یہ سلسلہ شروع کیا, آپ ذرا بتائیے. میرا تو بہت لمبا قصہ ہے. میں اصل میں یہ قائد مسیح میں تھا, تو میں میرا قائد اعظم پہ میرا ٹاپک آیا. صحیح. میرے استاد تھے شیخ مجاہد صاحب کراچی میں, ٹھیک ہے, اللہ بخشے ان کو. انہوں نے کہا بھی ریاض کہ قائد اعظم پہ لوگ کافی لکھتے ہیں, جو کانگریس کا فیز ہے قائد اعظم پہ 1920 تک, اس پہ کسی نے لکھا نہیں ہے. اوکے, اس پہ لکھو. ٹھیک ہے. اب وہ میں سال 1.5 سال کام کرتا رہا, مجھے یہاں مٹیریل کوئی اتنا خاص نہیں ملا. اچھا, انڈیا میں ایک دفعہ گیا کسی عرس پارٹی میں, وہاں رکائب دیکھا ہے. تو جب میں واپس آ کے ان کو دروازہ ویزا اپلائی کیا کہ میں نے بامبے جانا ہے, تو انڈیا کو قائد اعظم پہ ریسرچ والوں پہ ساتھ خاص چیڑ ہے. وہ چاہتے ہیں یہ مجھے ریفیوز کر دیا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو لندن. لندن میں وہاں پر میں نے 8 مہینے 81 میں میں نے گزارے. 8 مہینے. اوکے. اور وہاں پر انڈیا آفس لائبریری تھی, پھر ایک وہاں برٹش نیوز پیپر لائبریری ہے, اس کے اندر جو برٹش امپائر کے جتنے بھی اخبار تھے نا وہ وہاں موجود تھے. میں نے بامبے کے سارے اخبار دیکھے. ٹھیک ہے. انڈیا آفس کا ریکارڈ دیکھا. اوکے. جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو وہ بہت زبردست مٹیریل آ گئی میرے پاس. تو جب میں آگے تھیسس تیار کیا تو 80% نیا مٹیریل تھا میرے پاس.
जो पहले किताबों में है। हाँ जब मैं थीसिस 83-84 में थीसिस मेरा हो गया, जी तो थीसिस के बाद मैंने फैसला किया कि कायदे-ए-आज़म के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, पाकिस्तान तो बना दिया है। हाय, हमारे साथियों ने, हिस्टोरियन ने काम नहीं किया। हाँ देन आई डिवोटेड माई लाइफ टू जिना। ये मेरी स्टोरी है। क्या बात है तभी मैंने पहले 55 से ज़्यादा किताबें हैं, जी। अबाउट 30 बुक्स को कायदे-ए-आज़म मैंने मादर में लाता। क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, मज़ीद हम अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमी एक सफ़र था और उनका जो एक विजन, उस पर हम इन डिटेल मज़ीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल प्रोग्राम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। अज़हर लियादी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ख़ूबसूरती से प्रोग्राम जारी है। और आप तो मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, आपके क्या कहने कि अभी ज़िक्र हो रहा था कि 55 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं, और कायद-ए-आज़म पर आप अथॉरिटी और हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन, और प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। और आप की भी तालीम और तदरीस और सारी उम्र जो है तहकीक में, तदरीस में गुजरी है, और पाकिस्तानियात पर, कायद-ए-आज़म पर आपकी भी बहुत स्टडी है। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी जिस तरह से रवां गुफ्तगू हमेशा की तरह जारी थी, कायद-ए-आज़म ने जिस तरीके से बर्र सग़ीर, पाक व हिंद की, बल्कि मैं तो कहूँगा आलमी दुनिया की हिस्ट्री को भी चेंज कर दिया, सियासत को भी चेंज कर दिया, एक कौम जो है उसकी तख्लीक की। तो ऐसी टॉवरिंग पर्सनालिटी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। स्टैनले वॉलपर्ट का मैंने ये जुमला दोहराया है, और हमें तारीफ, अब ये अगर स्टैनले वॉलपर्ट जैसा बंदा लिखता है और पूरी दुनिया की तारीख़ को देख के ये लिखता है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है, और वो भी ऐसा दानिश्वर था जो ज़ाहिर है किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए तो नहीं कह सकता था। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए आज हम हाजिर हुए हैं गुफ्तगू के लिए। माशाल्लाह। स्टैनली वॉलपर्ट का आपने जिक्र किया, हमारा तो पोर्ट हो गया बेचारा। जी 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 हम दुआ की जरूर नहीं, वो क्रिश्चियन है तो दुआ सबके लिए करनी। जी जी जी, बेशक, कोई शक। तो देखो वो बात में उनसे, मैं एक बात हुई उनसे। जी 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 मैंने उनकी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। जी 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 एक उसकी किताब है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी जी ये भी किताब है। मैंने उसमें एक आपने पहले ये किताब लिखी, इंडिया के वाले 4-5 किताबें, 5। जी जी, गालबन उसने गांधी पर भी, वो मैं बताता जी जी जी, हूँ। मेरा सवाल उसी वाले से, मैं सवाल किया उसमें, जी जी, मैं वो बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मैंने कहा आपने ये भी लिखा है, फिर आपने गांधी पे भी लिखा है, नहीं इससे पहले उन्होंने गोखले पे लिखा है। जी जी जी, कायद-ए-आज़म गोखले के साथ बड़ा तल्लुक था ना काफ़ी वो, लेकिन 1915 में उसकी डेथ हो गई। तो गोखले पे लिखा, वो मॉडरेट लीडर था कांग्रेस का। फिर आपने गांधी पे भी लिखा है, ठीक है। और अभी भुट्टो पे, और वो दूसरी चीज़ अभी जिन्ना साहब बात में लिखा है, बाद में भुट्टो पे लिखा है। मैंने उससे पूछा कि आपने पहले आपने गोखले पे लिखा है, फिर गांधी पे लिखा पर्सनैलिटी वाइज, इसके बाद जिन्ना पे क्यों पहले क्यों नहीं लिखा? मैं ये दिस माय क्वेश्चन। वाह, बहुत बहुत मेरा ख्याल है आपने वो स्टोरी नहीं सवाल कर सकते जो पढ़ा हो जाए। जी जी। तो वो कहता है रियाज ये सवाल तो कि मैं उन पे काम कर रहा था, तो कई चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। मैं काफ़ी चीज़ें अच्छा छुपी थी, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते थे। अच्छा। तो फिर मैं गांधी पे काम किया, उस पर भी ऐसे ही था, कुछ चीज़ें मुझे वाज़ेह नहीं हो रही थी। तो मैं फील ऐसे हुआ जैसे जिन्ना के साथ जुल्म हुआ है। अच्छा, दिस व्हाट ही सेड कि वो जुल्म हुआ। तो इसलिए मैंने कहा भी उसको इंसाफ करने के लिए मैंने जिन्ना पे लिखा। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, कमाल है बात। जी जी जी। और फिर कमाल की किताब लिखी है उसने, वो तो आप बताएंगे, हमने पढ़ी भी किताब लेकिन आपसे भी सुना। फिर उसके बाद एक मैंने और सवाल किया, 2 सवाल मैंने किए। जी जी जी, ज़्यादा सवाल भी नहीं करना चाहिए, अच्छा ड्यूटी खत्म हो जाती है। सही है हमारे, बिल्कुल। दूसरा मैंने कहा लेकिन यहाँ हम आपसे करते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, तो वो बड़े आदमी से काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो यहाँ तो मैं हाथों वहाँ से बात मैंने आपने कहा पर्सनल लाइफ के वाले से गांधी और नेहरू की कई पर्सनल कैरेक्टर की आपने खराबियां बयान की हैं किताब में।
हाँ, जिनाह के बारे में आपने कोई बयान नहीं किया, ख्वातीन के वाले से। ये पता है उसने ये नहीं कहा कि जिनाह को मानता नहीं, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। अच्छा अच्छा, वाह वाह, कमाल है। हाँ हाँ, वाह, वरना ये अंग्रेज को लिहाज तो नहीं करते किसी का। नहीं बिल्कुल। तो ये आप वो वॉलपर्ट की बातें जो है ना, ये मैं उस एंगल से जी, आपसे क्या आपने बात है। जिक्र मेरा किया। सवाल भी इसीलिए था कि उसने दुनिया की बहुत सी शख्सियात पर लिखा और एक बड़ा मुक़्तदर वो दानिश्वर भी था, राइटर भी था। तो प्रोफेसर अकील आसिफ साहब, हमें फ़ख्र होना चाहिए कायदे आज़म पर बिल्कुल ऐसा ही है। कि जिसने भी कायदे आज़म पर लिखा, जी जी जिसने भी कायदे आज़म की तकारीर पढ़ी, जिसने कायदे आज़म को देखा, यानी पहले तो उन्हें जिन्हें ये सादत रही, जिन्होंने उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, मूवी बनाई, सब ने ये कहा कि ऐसे मुनफरिद शख्सियत, और आपसे और डॉक्टर साहब से हम बाद में वो मुख्तलिफ ट्रेट्स और वो खसूसियात पूछेंगे, क्योंकि आज प्रोग्राम ही बाबा कायद की खसूसियात और बिल्कुल उनके ऐसे। पूरे सफ़र पर है। जी। तो ये कहा कि मुनफरिद शख्सियत थे और इंटेग्रिटी वाले, इंटेग्रिटी के हिसाब से, दयानत के हिसाब से, इंटेलेक्ट ऑनेस्टी, यानी जो एक ईमानदारी होती है इंसान की, कमिटमेंट, उससे कायदे आज़म से कोई भी मैच नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का और आप सबका, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने अहम मौजू पे, ख़ास तौर पे कायदे आज़म के मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। मुझे कायदे आज़म के, अगर ज़ाती मेरी राय पूछते हैं तो मेरी बचपन से लेके अभी तक कायदे आज़म बड़ी आइडियल शख्सियत रहे हैं। सही। और इनके बारे में जब भी मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब अब हमारी नौजवान नस्ल को उनके, जिसको कहना चाहिए ना, वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ कायदे आज़म, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। डॉक्टर रियाज साहब जो हैं, ये हमारे आज के दौर के एक ऐसे मुस्तदिन तारीख़ दान है, और ये जो इनका ये स्टेटमेंट है जो इन्होंने इतने बड़े राइटर के साथ इनकी डायरेक्ट गुफ्तगू है, ये भी हमारी तारीख़ का, हमारे इल्मी जो हल्का है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक ऐसे राइटर को सुन रहे हैं जिनकी डायरेक्ट उनसे बात हुई है। और ये जो हवाले हैं, ये आगे जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए भी बड़े, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम जो है इस हवाले से भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपने कायदे आज़म की शख्सियत की बात की है, तो कायदे आज़म की शख्सियत के बारे में सिर्फ एक दो राइटर्स ने नहीं, जितने लोगों ने भी लिखा है, जैसे आप अभी बयान कर रहे थे कि किसी ने भी, कोई भी, मतलब अच्छी बातें तो सब ने ही कही हैं, लेकिन कोई उनकी शख्सियत के अंदर ऐसी बात नहीं निकाल सका जिसको हम कहें कि ये कोई शख्सियत की कमज़ोरी थी, या शख्सियत की खामी थी, या तरबियत की कमी थी, या कोई नफ्सियाती मसला था। इस तरह की कोई बात किसी राइटर ने नहीं लिखी है। तो मैंने भी बहुत सारी किताबों का मुताला किया और मैंने देखा है कि कायदे आज़म की शख्सियत, जितने लोगों ने भी शख्सियात पे लिखा है, वो इस टो में रहते हैं कि हम अपने जो राइटअप है उसको मुस्तनद करने के लिए सिर्फ तारीफ़ें ही ना करें, बल्कि उसके लिए ऐसी भी राय दें जो कि जिसमें कि उनकी खामियों का भी तो बयान वो कहा जाए कि राइटर बहुत हकीकत पसंद और मुहक्किक है। बड़ी सही बात की जी आपने। बिल्कुल। ये वो अपनी इल्मियत को मुस्तनद करने के लिए वो ये ज़रूर बात करते हैं, लेकिन कायदे आज़म की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है जिनके बारे में उनके मुखालफीन ने भी, जो उनके सियासी मुखालफीन थे, गांधी और जो उनके हम असर जितने भी रहनुमा थे, वो उनके सियासी मुखालफीन में थे, लेकिन कोई भी उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी दयानतदारी के बारे में, उनके जो कमिटमेंट्स थी उनके बारे में कोई मनफी राय जो है मेरे सामने तो आज तक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब, क्योंकि कायदे आज़म एक आइडियल, एक मिसाली पर्सनैलिटी थे, बिल्कुल, तो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे जवान, बल्कि वो लोग जो अपने करियर में इस वक्त मौजूद भी हैं, तरक्की के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपकी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पर नज़र है और आपने बाकमाल किताबें लिखी, यानी जब आपने कायदे आज़म बतौर वकील लिखी तो जाके ख़ुद आपने लाइब्रेरीज़ में, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ऐसी जगहों पे जाके ख़ुद डॉक्यूमेंट्स निकाले, ये बड़ी बात है।
تو آپ کا بچپن، آپ کی طالب علمی، کچھ اس کا ہمیں بتائیے گا، پھر آپ جیسے انگلینڈ گئے اور اس سے جو ہم سیکھیں کہ کس طرح ایک با اصول آدمی، ایک انٹیگریٹی والا، یعنی ایک دیانت والا شخص جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاء اللہ، کہ واقعی قائد اعظم کا یہی اصول تھا کہ اگر آپ نے یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ 3 چیزیں ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ فیئر رہیں۔ ایک تو اپنے ذات کے ساتھ فیئر رہیں، صحیح، دوسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ فیئر رہیں، خاندان کے ساتھ فیئر رہیں، واہ واہ، اور تیسرا اپنے ریاست کے ساتھ فیئر رہیں۔ یہ کہیں آپ نے کہا، لکھا، واہ، مطلب 1915 میں میں کئی دفعہ کہا، میں اب یہ جو بات پہلے نہیں کی میں نے وہ بات کہا، جی جی 1915 میں کانگریس کے پلیٹ فارم میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو سروجنی نائیڈو جی جی جو کانگریس کی بھی ایک ینگ لیڈی تھی، اس کو پوئٹس نائٹنگیل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، جی، بلبل ہندوستان۔ ہاں، تو وہ جوانی میں تھے، وہ قائد اعظم کی بڑی فین تھی، صحیح، وہ چاہتی تھی کہ یہ میرے سے شادی کر لیں، لیکن قائد اعظم نہیں مانے اس کے لیے۔ میں بتا رہا ہوں، کہ کانگریس کی تو جو مجھے یاد پڑتا ہے صدر بھی نہیں وہ۔ تو انہوں نے اس سے اجلاس میں قائد اعظم کی شان میں ایک نظم بھی پڑھی ہے، اچھا، میری کتاب میں دی ہے، میں یہاں نہیں اس کا نہیں کنٹینٹ نہیں بتاؤں گا، میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس نے ایک بات اس کے اندر یہ کہی ہے، میں نے جنا سے، یعنی جنا بھی ینگ ہے، پھر بھی کہہ رہی میں نے یہ 3 لیسن جنا سے سیکھے ہیں۔ واہ واہ کمال ہے نا، واہ واہ، اس وقت 1915 کی بات ہے، جی جی، اور وہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے۔ بالکل صحیح، وہ کیا ہے؟ لو فار یور سیلف اینڈ یور فیملی، یہ لو، محبت کرو، پھر لو فار یور ریلیجن، حالانکہ وہ ہندو ہے اور قائد اعظم مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب سے لائل رہیں، یہ نہ آپ ہندو ہو کے میرے مسلمان کا کریں۔ کتنی عظیم بات، کتنی بڑی بات، کتنی عظیم، وہ کیونکہ کنٹیکسٹ دیکھیں، جی جی، ہندو مسلمان پارسی سارے ہیں، سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے محبت سے غداری نہ کریں۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو کمال ہے مذہب، نا؟ ہاں، مذہب کی اصل تعلیمات، کوئی بھی مذہب ہونا، اصل تعلیمات محبت ہے ہر مذہب کی، نہیں، اس کا کمٹمنٹ ہے، جی، کمٹمنٹ اور محبت، بالکل صحیح، محبت تو ہے، محبت کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیسری یہ لو فار یور کنٹری، اپنی کنٹری کے لیے کبھی اس کے ساتھ کبھی دغا نہ کریں، غداری نہ کریں۔ اب دیکھیں یونائٹڈ انڈیا کی بات ہو رہی ہے، ابھی پاکستان موومنٹ اسٹارٹ ہی کی اس نے۔ اب دیکھیں یہ شخصیت ہے نا، کہ آپ دیکھیں کانگریس میں لوگ کہتے ہیں جی وہ قائد کانگریس چینج ہو کے پاکستان ہے، نہیں، شخصیت وہی ہے، بالکل ٹھیک بات، فوکس ہسٹوریکل جو کہتے ہیں، میں اس کو ہسٹوریکل مارچ کہتا ہوں نا، جی، انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں آپ، وہ چینج ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے۔ اور پھر لیڈر تو وہی ہوتے ہیں نا، اڈیپٹیبلٹی، انوائرمنٹ کو سمجھتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور جب 1920 میں گاندھی ڈومینیٹ کر گیا نا، جی جی جی، اس کا اہنسا پالیسی، ستیہ گڑھا، قائد اعظم اس کی مخالفت کو سمجھاتا رہا گاندھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم تو مسحور ہو گئے ہیں دونوں جو شخصیات کی گفتگو سے۔ بالکل ناظرین، یہ ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل پروگرام۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ایک زندگی کا ایک سفر ہے، ان کی شخصیت کی جو ایک نمایاں خصوصیات ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ جی عابدی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو جیسے ہمارا موضوع ہے کہ قائد اعظم بچپن سے، طالب علمی سے، لڑک پن سے اور پھر ایک عالمی لیڈر تک، تو وہ ٹریٹس، خصوصیات، کامیابی کے گر وہ تو وہی رہتے ہیں نا، دنیا چاہے جتنی بھی تبدیل ہو جائے۔ تو قائد اعظم کے سفر کے اور ہم آپ کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ مورخ ہیں قائد اعظم کے، کہ آپ کی بچپن میں خاص طور پہ طالب علمی میں کیا خصوصیات تھیں، اور پھر اس دور میں آپ کراچی، پھر بامبے، پھر کراچی، اور پھر تعلیمی سفر میں مشکلات بھی، اور پھر لنڈن جانے کا فیصلہ، اور پھر اتنی ینگ ایج میں آپ لنڈن، جو میرا خیال ہے 15-16 سال کی
उम्र थी जी, 16 जी, 16 साल की उम्र में तन्हा और फिर वहाँ डिग्री करना और जी, कमाल है वैसे। हाँ, जी तो बड़ी बड़ी बात है कायदे में। जी जी तो वो चूंकि इसमें कुछ चीज़ें पहले से करा जी। चुके जी, हैं, जी, जी, तो जी, हम जी। उसको और बातें करेंगे जी जी ताकि ज़रूर कोई ज़रूर रिपीट ना हो कुछ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो मैं बात कर रहा था कि ये जब उनसे जो वो स्टूडेंट्स वाला अब वहाँ पर वापस आता है ना कायदे में, तो बॉम्बे को सिलेक्ट करता है, कराची नहीं आता है, गया कराची था। ये वो इसलिए था कि जो उस वक्त सिंध और बॉम्बे इकट्ठे सूबे थे, जी जी बिल्कुल ऐसे। और कायदे में चूँकि आपने आलमी लीडर की बात की या एक बड़ा बनना था, जी। उस सियासत का मरकज़ बॉम्बे था, कराची नहीं था। बिल्कुल ठीक। ये वो बड़े बड़े लीडर उधर बैठे हुए थे, और उसका कायदे आज़म का ये था, जी। वो आते ही उसने जो पढ़ने का बहुत शौक था, टॉप क्लास लाइब्रेरी में जाता था। आते ही उसने एडवोकेट ऑफ बॉम्बे, जो एडवोकेट जनरल बॉम्बे जी। अंग्रेज था, जी जी उसने घर में पर्सनल लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उससे मुलाकात की उसने जब रजिस्ट्रेशन हुआ 1896 में, सही। तो सर आई वांट टू यूज़ द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है, और उससे फ़ायदा हुआ। फिर जो है जो कि एक सीनियर लॉयर था बहादुर जी, पारसी, फिर इस कायदे का शुरू से पारसियों के साथ ज़्यादा तल्लक रहा है, इसीलिए हरती जनाब जो है 18 में शादी होती है ना, जी, जी। वो पारसियों में से उनका जो तल्लक बड़ा शुरू से था उनके साथ। और कहने का मकसद ये है कि उसने बहादुर जी एक पारसी वकील था, बहुत टॉप क्लास, जी जी उससे प्रैक्टिस शुरू की है। और यहाँ हमारे बात लंबी हो जाती है। अक्सर किताबों में कायदे को यही आपने पढ़ा होगा कि उसकी वकालत चलती नहीं थी, ये जी हुआ, जी जी, बहुत वो बहुत सुनने मजिस्ट्रेट लिखा। बन गया, ये बात, और बड़ी कुछ मुश्किल खाना में पीना रहे। ये हुआ था। इसको सारी को मैंने अपनी किताबों में नलीफाई किया, सही। वाह। ये रॉन्ग है। जी जी कायदे में आते ही जो है बड़े लीडर के साथ काम किया, और फिर मैंने अपनी किताब एडवोकेट वाली बात की किताब, जी, जी, जी। उसमें 1898 के 2 केसेस का मैंने जिक्र किया है जो हाई कोर्ट में प्लीड किया 1898 के। 98 में, जब ये कहते हैं कि ये वकालत नहीं चलती थी। जी 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 और उस वक्त जो है कायदे आज़म उसके वालिद साहब, वालदा फौत हो चुकी थी जब, जी जी तो वो जिंदा थे, और उनकी फैमिली थे, वो बॉम्बे फोर्ट के जैसे लाहौर किला है ना, जी, ओल्ड लाहौर जी। है, उसके अंदर रहते थे वो बॉम्बे के। खुद ये बाहर एक अपोलो होटल था, उसमें ठहरते थे। अच्छा। पैसे थे तो पिता ना। जी जी बड़ा। और लंदन से जब वापस आया तो 100 कुछ पाउंड जो थे ना वहाँ ट्रांसफर, और उस वक्त 1 पाउंड में पूरा महीना गुजर जाता, वाह उस वक्त इतने सस्ता अच्छा, था। सही बात है। तो लंदन से इतने पैसे उसने नेशनल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है, मैंने पहले बताया है। तो ये कहने का मकसद ये है, वो मुझे, अब मैं तो बगैर रिकॉर्ड के या रिसर्च के जी कोई कोई बात नहीं बात करता नहीं, हूँ। बिल्कुल ऐसे। सही। तो आपकी अपनी किताबें अब रिकॉर्ड की किताबें। मैं तो किताबों, आई एम सॉरी, मैं किताबों पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। आई गो फॉर रिकॉर्ड। वो कैसे मैंने अपोलो ट्रैक किया, बिल्कुल बात तो लंबी हो जाती है, लेकिन बात है, हमारे पास जी, वक्त जी। है इंशाल्लाह जी। वो ये है, कायदे आज़म जब वापस आए तो इसके पीछे कायदे आज़म, उसके फाल को नुकसान हो गए थे बिजनेस जी, में, उस पर 2 केस बॉम्बे कराची कोर्ट में चल रहे थे। जब जिन्ना साहब वापस आए ना, तो यहाँ से वो केस अपने वालिद साहब में मुकदमा लड़ने खुद जाते थे, वालिद साहब भी साथ होते थे, ये भी जाते थे। सही। अच्छा, उसमें मुझे कैसे टेट हुआ पुल, वहाँ का उस फाइल मैंने यहाँ जो कराची में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइलें देखी, जी जी उसमें बड़ा मिट्टी घटा, बड़ा कुछ चूहे दौड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रिसर्च करे हुए, 7 डंडे भी रखने पड़ते हैं, क्या करें। तो मैंने फाइलें 2 निकाली, उसके अंदर बैलफ जो गया वो यहाँ से कराची से बम्बे गया, अच्छा। उसने उस पर जिन्ना से साइन कराए, वो सिंधी में उर्दू टाइप सिंधी में लिखा हुआ है कि जिन्ना अपोलो होटल में ठहरा हुआ, और M.A. जिन्ना साइन है उसमें, उससे पता लगा ये तो अपोलो होटल है। अच्छा इस तरह की मैंने इसमें, जी, और वो जाहिर है इस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि बॉम्बे पढ़ा तो बड़े लीडरों से, जी। पैसा उसके पास है, लेकिन उसने जब मई 1900 में 3rd प्रिंस में स्टेट बना ना, पहले 3 महीने फिर 3 महीने, उस वक्त किस उन्होंने पूछा भी आपका कोई बंदे जानते हैं आप,
जो आपकी सिफारिश करे उसका, उन्होंने कहा हाँ। उसने एक एडवोकेट बॉम्बे था, ओलिवेंट था नाम उसका, एक लॉ मिनिस्टर था, उन दोनों से रिकमेंडेशन लेटर ला दिए। वाह वाह। बड़ा था तभी, तो खाली ये नहीं है कि भूख प्यास से भूखा था, नहीं, जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ द कोर्ट्स। वाह। और ये क्रिमिनल लॉयर इनका फील्ड था, और जो मजिस्ट्रेट उस वक्त था ये क्रिमिनल केसेस यही सुनता था। वाह 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 वाह। जबरदस्त। प्रोफेसर डॉक्टर केला आसिफ साहिबा, ये सारी गुफ्तगू से बात सामने आ रही है कि कहने को तो सब कहते हैं ना कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो एम हाई, विजन बुलंद रखें। कायद आज़म की हस्ती में, शख्सियत में ये नज़र आता है शुरू ही से कि विजन हमेशा उनकी हाई थी, बुलंद थी। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कायद आज़म क्या, अगर हम बचपन से लेके उनका तालीमी सफ़र कोई देखें तो उन्होंने हमेशा दरसगाह जो थी, जो सबसे पहली बात होती है, ऐसी दरसगाहों का इंतखाब किया जो कि मशहूर थी, अपने वक्त की मशहूर दरसगाहें थीं, और वहाँ से जो उनकी बेस बनी, उससे अंदाज़ा होता है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने बात वो जो कहते हैं, वो उससे वहीं से अंदाज़ा होता है। इसी तरह से फिर उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पे भी उनके वालिद साहब ने तो उनको किसी और ट्रेड के गुर सीखने के लिए और इस काम के लिए कि वो बिजनेस में आके उनको हेल्प करेंगे, तो वो इसलिए भेजा था। लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने बजाय इसके कि वो उसमें कोई महारत हासिल करते, उन्होंने लिंकन्स इन में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक सबसे बड़े कानूनदान की हैसियत से लिखा हुआ है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से, आप अंदाज़ा करें मज़हब से लगाव की अभी बात हो रही थी, तो ये कैसे पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं। तो जब हम उनकी शख्सियत को आज डिस्कस कर रहे हैं तो देखें उन्होंने लिंकन्स इनका इंतखाब क्यों किया। दूसरी बात ये कि वो कानून पढ़ने के लिए एक बेहतरीन तरसगाह थी, और वहाँ पे उन्होंने कानून की तालीम हासिल की, और कानून की तालीम ना सिर्फ हासिल की बल्कि उस वक़्त, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बम्बई जो था वो उस वक़्त वो इलाका था जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते थे, और पूरी हिंदुस्तान की जो सियासत थी वो वहाँ पे बसात बिछती थी। तो बिल्कुल उसी तरह से उस वक़्त जो इंग्लैंड था वो वहाँ पर जो है नई नई आइडियाज़ मुतारफ़ हो रहे थे, जिसमें मजहबी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। और लिंकन्स इन जो है इस वजह से मशहूर थी कि वहाँ पे ना सिर्फ ये कि आइडियाज़ मुतारफ़ हो रहे थे बल्कि साथ साथ उन पे ऊपर वर्किंग भी हो रही थी कि उनका काम करने का तरीका कार क्या होगा, क्योंकि आइडिया दे देना जो है सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना और सोसाइटी से जोड़ के रखना। या जैसे फ़र्ज़ करें अगर एक कानून का एक नज़रिया या एक आइडिया आता है तो उसको हमने किस तरह से ढालना है कि वो स्पेसिफिक जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जो है वो मावन साबित हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से देखें, जैसे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने तहकीक की, इन्होंने अपनी तहकीक का हवाला दिया, इनको अल्लाह ताला ने ऐसे वसाइल भी मुहैया किए, ऐसी जगह भी मुहैया की, और इस तरह के हालात भी मुहैया हो रहे कि इन्होंने अपनी तहकीक को आगे बढ़ाया। बिल्कुल इसी तरह से मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमत होती है कि आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे कंबाइन मिल जाएं। तो फिर अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें वदियत की हुई होती हैं वो सलाहियतें शख्सियतों को निखारती हैं। बिल्कुल यही कायद आज़म के साथ हुआ, क्योंकि लिंकन्स इन में हो सकता है और भी बहुत सारे तालिब इल्म हों जो कि हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए गए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहाँ से इल्म के मोतियों को चुना, उनको अपने साथ लेके आए, फिर उनको अपने जो उन्होंने वकालत का शोबा चुना तो उसमें वकालत में उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया, ये सारी बातें जो हैं ये हमें अपनी नौजवान नस्ल के साथ डिस्कस करने की, उनको बताने की ज़रूरत है, ताकि अगर ये कह के आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं कि मेरे लिए मौके नहीं थे या मैंने जो है डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक लेना है, आज़म की ये दास्तान इंशाल्लाह जारी रहेगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखते हैं सच सवेरा स्पेशल प्रोग्राम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के हवाले से उनका जो तालिब इल्मी का एक सफ़र था, उसके बाद एक आलमी रहनुमा तक, ये तमाम ये जर्नी पे हम डिस्कशन करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद है जी आदिल साहब। जी, अब कायद आज़म की ज़िंदगी पर और आपकी सिफ़ात व ख़ुसूसियात व औसाफ़ पर बात हो रही है जी। किस तरह इंसान अपनी फ़िक्र को अमल में बदलता है, किस तरह ख्याल को अमली जामा पहनाता है, किस तरह टारगेट को अचीव करता है। अगर नौजवानों ने, जवानों ने और जो अपने करियर में हैं इस वक्त लोग
اگر یہ عملی طور پر ہوتا ہوا دیکھنا ہو تو یہ قائد اعظم کو دیکھیں، بالکل ان سے بڑی کامیاب شخصیت کوئی نہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ جی جی نوجوان ہوں، جوان ہوں، پروفیشنلز ہوں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کریں، اپنے ایم کو، اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کریں۔ قائد اعظم کا بچپن، تعلیمی سفر کوئی بہت زیادہ سموتھ بھی نہیں تھا، ایسا ہی ہے۔ سکولز بدلنا، شہر بدلنا ڈیو ٹو سرٹن ریزن، پھر انگلینڈ بھی بڑی تگ و دو کے بعد جانا، لیکن قائد اعظم نے اڈیپٹ کیا، یعنی انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، اور مشکلات کے مقابلے میں جو ریزیلینس، جو مستقل مزاجی جسے سٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں، مستقل مزاجی، کنسسٹنسی جس کو مستقل مزاجی کہتے ہیں، وہ قائد اعظم نے دکھائی، دنیا کی بہت کم شخصیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ قائد اعظم نے جس طرح سے اپنی زندگی کو کے فیصلے لیے، یعنی والد صاحب نے تو ان کو انگلینڈ تعلیم کے لیے بھیجا، میں کہتی ہوں ان کے والد صاحب بھی بڑے ویژنری انسان تھے، کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے اپنا کاروبار جو تھا کیسے پہلے کراچی شفٹ کیا، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں، فیملی ہسٹری دیکھیں، کہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ کراچی جو ہے ایک پورٹ ہے، اور اس وقت سویز کینال بن رہی تھی، قائد اعظم کی پیدائش سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، 1800 تقریباً 59 میں، تو یہ جو سویز کینال بنی تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب جتنا یہ کاروبار ہوگا، یہ پاور کوریڈور بننے جا رہا ہے، اب ہم وہ ٹرم پاور کوریڈور یوز کرتے ہیں، تو یہ جو کراچی ہے یہ بزنس کا ہب ہوگا۔ قائد اعظم کی فیملی جو ہے وہ کھوجا فیملی تھی، کھوجا، اور وہ ویسی بزنس اورینٹڈ جی، بزنس اورینٹڈ اور مذہبی لوگ بھی تھے، بزنس اورینٹڈ بھی تھے، مذہبی بھی تھے، جی، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ انہوں نے کراچی شفٹ ہوئے، اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو، قائد اعظم جو تھے، ایک تو مطلب بیٹوں کو جس طرح ہمارا ٹریڈیشنل ایک ہے کہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کو کاروبار میں لگائیں گے، تو انہوں نے یہ سوچ کے ان کو انگلینڈ بھیجا، اور انگلینڈ میں پھر جا کے ان قائد اعظم نے جو ڈیسیژن خود سے لیے، اس میں اگرچہ ان کے والدین کی تربیت کا تو دخل ہے، لیکن ان کے یہ فیصلے، اس فیصلے میں ان کا دخل نہیں تھا، وہ انہوں نے خود سے لیا، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے یہ سمجھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت یورپ میں نئی تو جہاد آ رہی تھی، نئے نظریات متعارف ہو رہے تھے، کولونین سسٹم جو تھا وہ تقریباً اپنے ڈاؤن فال کے اوپر تھا، اور اس وقت جو بڑی بڑی امپائرز تھیں وہ ہر جگہ پہ ٹوٹ رہی تھیں، تو یہ ایک پولیٹیکل جو ٹرانسفارمیشن یا ٹرانزیشن کا جو ایرا تھا، اس میں بہت سارے نئے نظریات بھی سامنے آ رہے تھے، تو اس میں قانون کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ لنکن ان کا انتخاب اسی وجہ سے قائد اعظم نے کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ اس کے بعد صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعے، کیونکہ جنگوں کا دور ختم ہو چکا تھا، وہ اپنے تقریباً اینڈ پہ تھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ اب قانون کی بالادستی کے ساتھ حکومتیں قائم ہوں گی، عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، اور وہ جو پرانے بادشاہت والے سلسلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پتہ ہے اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے دور کے پس منظر کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کی شخصیت کے اندر جو اس کی شخصیت کے پازیٹیو پہلو ہیں وہ کس طرح سے بنے، اور کیوں، کیسے ہائی لائٹ ہوئے، اور کیسے قائد اعظم بن گئے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں نوجوان نسل کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے اگر ایک تاریک کمرہ ہے اور اوپر سے روشنی ڈالی جائے تو اس کو بے شک آپ ہر طرف سے بند کر دیں، لیکن روشنی ایک چھوٹی سی دست سے بھی اندر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ تو کیونکہ براہ راست طلبہ سے متعلق ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں نوجوانوں کو، تو ظاہر ہے نوجوانوں میں بہت سے پرابلم، جہاں ایک بڑا عزم ان میں ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اسپرٹ، لیکن وہیں پر ظاہر ہے جوانی میں کچھ ایسی ٹریٹس بھی انسان میں ہوتی ہیں جو جوانی کا خاصہ ہوتی ہیں کہ آدمی اس طریقے سے مستقل مزاج نہیں ہوتا، پھر خاص طور پر اکثر لوگ، سب کو میں نہیں کہتا لیکن اکثر مشکلات آئیں تو تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں۔ آج بھی قائد اعظم کی شخصیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں اپنے تعلیمی کیریئر میں، کہیں پہ کمزوری آ جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پیپر صحیح نہیں ہو رہے، کچھ نمبر کم آ رہے ہیں، گریڈز کا مسئلہ ہے،
یا انہوں نے مضمون کا انتخاب غلط کر لیا ہے, دل نہیں چاہتا پڑھنے کو, تو اس وقت آپ اسٹوڈنٹس کو کیسے گائیڈ کر سکتی ہیں جو قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے. اچھا, ابھی ہم جو مہوش قائد اعظم پر گفتگو کر رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر اکیل آصف سے بھی ہم سوال کریں گے. آپ دیکھتی ہیں, آپ تو کیونکہ مارننگ شو مستقل کرتی ہیں, میں تو مارننگ شو میں کبھی کبھی آتا ہوں, نوجوانوں کے لیے جو مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے لیے رول ماڈل چاہیے. بالکل, رول ماڈل قائد اعظم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قائد اعظم آج بھی بہت سارے نوجوانوں کے لیے, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مجھے بھی ابھی تک قائد اعظم کی شخصیت بہت انسپائر کرتی ہے. اس میں ایک چیز جو پہلے میں اور اب میں فرق ہے کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ مستقل مزاجی کو ہم بڑی اہمیت دیتے تھے. اچھا پروفیسر صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ان ڈیٹیل اس سوال کا جواب دیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ ویئر اسپیشل پروگرام. قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر, نو ڈاؤٹ, ان کی شخصیت, ان کی جرنی, ان کے سفر پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی عاطف صاحب. جی یہ پروفیسر ڈاکٹر اکیل آصف صاحبہ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ جو خاص طور پہ طلبہ اور نوجوانوں کو جو مشکلات آتی ہیں, کیونکہ آپ براہ راست نوجوانوں کو, جوانوں کو پڑھاتی ہیں, تو ان کے رول ماڈل کے طور پر قائد اعظم سے بہتر اور کیا شخصیت ہو سکتی ہے کہ ان کے تعلیمی سفر کو بتایا جائے. جی بالکل, قائد اعظم آج بھی بہت سارے نوجوانوں کا رول ماڈل ہے اور وہ اسی طرح سے, اسی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اب جو فرق آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت قائد اعظم کا زمانہ تھا تو جو ٹائم پیس تھا نا, یا تبدیلی کا عمل جو تھا وہ سلو تھا آج کے مقابلے میں. آج کل چینجز بڑی جلدی جلدی آ رہی ہیں اور اس میں مستقل مزاج اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, اور اس کے لیے کیونکہ آپ کو ایک ہی دن میں ایک ہی مضمون کے اندر آپ کو اتنی ساری ویریشنز مل جاتی ہیں, اس میں آپ کو بڑا ہی مستقل مزاج ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے سرچ کو, اپنی کیوریوسٹی کو ختم نہیں ہونے دینا. یہ نوجوانوں کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں, اور ان بدلتے ہوئے حالات اور ان بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اسی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ وہ ان تبدیلیوں کو نہ صرف آبزرو کر سکیں بلکہ اس مستقبل کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں. مثال کے طور پر اے آئی ہے, اے آئی بڑی تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے, اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی یونیورسٹیز میں مسئلہ آ رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا ہے, بہت سارے ٹیچرز بھی اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی. میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. چیٹ جی پی ٹی کی پازیٹیو چیزوں کو آپ دیکھیں, آپ سوال ان کو اس طرح سے دیں, آپ تربیت ان کی اس طرح سے کریں کہ اگر وہ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ان کی شخصیت, ان کی تعلیم اور ان کے نالج پہ کیسے لے کے آنا ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اور کیونکہ قائد اعظم نے اپنے دور میں اسی چیز کو دیکھا کہ نئی چیزیں جو آ رہی تھیں ان کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے اور پھر ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جب قائد اعظم آپ نے ایز اے لائر بات کی کہ ان کا کیریئر شروع ہی سے بہت تابناک, شاندار تھا, پھر جب آپ سیاست میں آتے ہیں, اس میں بھی آپ کی ایک تحقیق ہے, اکثر لوگ تو 1903 1905 کی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم پریکٹیکل سیاست میں آتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے ایک پروگرام میں سنا تھا, آپ نے لکھا بھی کہ 1898 اور اس سر سے 97. جی فرمائیں. یعنی آپ اس کا مطلب ہے واپس آتے ہی, ایک تو انگلینڈ میں بھی آپ سیاست میں براہ راست آپ چلے گئے تھے اور پھر واپس آئے. جی فرمائیے. وہ 1897 میں ہے. جی یہ ایک سال بار پریکٹس کرنے کے بعد جی پہلے آتے انہوں نے ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ, بامبے ہائی کورٹ رجسٹر کرایا اگست 1896 میں, اور اگست نومبر میں یہ ان کا آغاز بسم اللہ کانگریس سے تو ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایک بامبے مسلم ایسوسیشن تھی, اس میں کافی بدل طیب جی اور چھ لوگ تھے اس میں, اور وہ ان کے ایک میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ میٹنگ بھی حضور یہ محفل میلاد النبی ہے. واہ واہ کیا بات, واہ واہ. اور وہ اب مجھے کیسے پتہ چلا, جی
میں نے انگلینڈ میں بتایا نا، میں بامبے کی ساری اخباریں دیکھی. بامبے گزٹ ایک اخبار ہے، اس کا میں نے کتاب میں اپنا حوالہ بھی دیا ہے. صحیح. اس کے اندر میں اس کی لسٹ اس میں ایم اے جناح لکھا ہوں. اچھا. بڑے بڑے پرمنٹ شخصیات مسلمان شامل تھے. اور یہ نہیں کہ خالی شیعہ یا سنی، سارے مسلمان، ہر میمن بھی ہیں، بورے بھی ہیں، آغانی بھی ہیں، سارے اس میں. وہ اس محفل میلاد محفل میلاد میں، واہ اور پڑھے لکھے لوگ سارے. واہ 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 واہ. تو یہ میں بتاؤں، یہ اس کے ساتھ پھر کانگریس کا اس نے سٹارٹ کیا. تو یہ آپ دیکھیں اس کا آغاز ہے. اور ہوتے ہوتے آپ دیکھیں، چونکہ میں چاہتا ہوں اس کے یہی پیریڈ پہ ہم فوکس کام کریں. جی. پاکستان موومنٹ پہ ہم جی زیادہ ہیں. جی آپ بالکل جی آپ تو فرمائیں. وہ جو اس کو دیکھا جائے نا، میرے حساب سے قائد اعظم کے جو سیاسی کیریئر کے 3 بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. جی ضرور. ایک 1897 سے لے کے 1920، جب دسمبر 20 میں کانگریس کو چھوڑا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. پھر اگلے 1921 سے لے کر 1934 تک کا پیریڈ. ٹھیک ہے. یہ کانگریس ابھی یہ پیریڈ جو ہے نا 1921 سے اگر 34 تک، اگر میں اس کو کوئی نام دوں نا، یہ پیریڈ بڑے ٹرمائل کا پیریڈ ہے. ہندو مسلم ریلیشنز کے حوالے سے ٹرمائل کا پیریڈ ہے. اسی کے اندر 1928 میں نہرو رپورٹ آتی ہے. وہ ایک ہندو ڈومینیشن کا چارٹر ہے، اور اس سے مسلمانوں کو انہوں نے مجبور کیا کہ آپ نے اپنا مستقبل کدھر رکھنا ہے. کیوں کانگریس کہہ رہی ہے، یا اس کے پیچھے آج تو بی جے پی ہے نا، اس کے پرانی پارٹی تھی ہندو مہاسبھا اس وقت. تو قائد اعظم بارہا کہتا تھا کانگریس کے پیچھے بھی ہندو مہاسبھا ہے. یعنی ہندو مہاسبھا، یعنی وہ جو ایک انتہا پسند ہندو سوچ، ہندو ڈومینیشن انڈیا میں. تو یہ سوری جی کوئی شک نہیں، وہ تو ہسٹری بھی بتاتی یہی ہے. کانگریس نے بڑے جی ٹو کٹ اٹ شارٹ، جی پاکستان موومنٹ کا پیریڈ میرے حساب سے لوگوں 40 چلتے ہیں. سوری، میرے حساب سے 1935 بنتا ہے. میں نے پاکستان وہ نئی جو کتاب میرے آپ کو دی بھی ہے نا، جی نیو ڈائمنشن، اس میں 35 لیا. جی. وہ کیا ہے، 35 سے لے کر 40 سے سٹارٹ تک قائد اعظم نے خفیہ پاکستان موومنٹ کے لیے کام کیا. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کا نام نہیں لیا. 1935 سے، یعنی 1935 سے قائد اعظم آپ کے خیال میں اور آپ کی تحقیق کے مطابق پاکستان بننے پر متفق ہو گئے تھے، یعنی قائل ہو گئے تھے. جب وہ لوگ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کو جو موٹیویٹ کیا ہے کہ ایڈریس کرے الہ آباد ایڈریس، قائد اعظم نے ایز پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ یہ فیصلہ کیا تھا. اچھا کہ اب میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جا رہا ہوں، لمبی اکتوبر میں چلے گئے تھے نا، اینڈ اکتوبر. جی. تو علامہ اقبال ادھر ہوں گے، وہ دسمبر میں مسلم لیگ کا خطاب کریں، پریزائڈ کریں. اور وہ ایڈریس مشہور ہے جو مسلم اسٹیٹ والا. جی. میرے حساب سے قائد اعظم کے علم میں تھا کہ اقبال نے کیا کہنا ہے. اچھا. وہ یہ بڑے لیڈر کی یہ نشانی ہوتی ہے، چیز وہ بتاتا نہیں، پہلے لوگوں کو تیار کرتا وہ کہ تاریخی لے کدھر جا رہا ہے. تاریخی شواہد جب وہ لوگوں کا مائنڈ تیار ہو جائے گا پھر بتائے گا کیا. ہاں، کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات. وہ جو قائد اعظم کے نکات آئے تھے، 14 نکات، اور پھر وہ نہرو، اس کے بعد قائد اعظم، ہاں وہ یہ بات ہے. جی. وہ مارچ 29 ہے، 14 پوائنٹس ہے. تو وہیں سے شاید قائد اعظم، میں نے کہا نہرو رپورٹ کے آنے کے بعد ہی وہ اگست 28 میں ہے. بالکل صحیح. اس سے یہاں تک مسلمانوں کے اندر ہیجان پھیل گیا کہ سرا خان جو ہے انگلینڈ میں تھے اور فرانس میں تھے، وہ دونوں جگہ رہتے تھے نا، سرا خان جو ہے، جی. ان کو بلایا گیا کہ مسلمان اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، ان کو اکٹھا کرو. یہ دسمبر 28 میں آل پارٹی مسلم کانفرنس ہوتی ہے. اس کو سرا خان پریزیڈنٹ، جناح نے بھی اس میں شرکت کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر قائد اعظم کا یہ کمال ہے، پھر دوسرا سب کو ملا کے چلاتا ہے.
ये बड़े कमाल 14 पॉइंट जो है ना, जी जी इस हमारी जो कायदे पे एक नकाद भी हिस्टोरियन भी है ना, आयशा जलाल जो जी है, जी उसने ये लिखा है कि जना का तो कोई कमाल ही नहीं है, उसने तो सारी पार्टियों को मिलाकर 14 पॉइंट बना दिए। मैं ये कहता हूँ यही तो कमाल है, वाह 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 वाह, बिल्कुल से यही तो कमाल है ना। जी जी सारे वो जहन का भाई एक को कहते हैं अब इम्पोज भी नहीं कर रहे, सबको नुक्ता नजर को मिलाकर इकट्ठा भी कर रहे हैं, एक यूनिटी की बुनियाद भी डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कमाल है ना ये। और लीडर बनता ही इससे, तब उसे- वही लीडर और बनता है यही कि जो कमाल है सबको साथ कि लेके आपने कैसे ब्यूटीफुली उनको मिला के डिफरेंट धागे मिलाकर एक तस्वीर बनाई है। चले। वाह वाह, कैसा बेशक है? बेशक बेशक प्रोफेसर ये जो व्यूवर यही करता है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है प्रोफेसर साहिबा। जो भी बात की डॉक्टर साहब ने कि सबको साथ लेकर चलना और क्राइसिस को टैकल करना, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में भी क्राइसिस आते हैं जो कि उस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान यानी अनडिवाइडेड इंडिया में क्राइसिस थे, और इंसान की अपनी शख्सियत में भी अपनी शख्सियत के सफ़र प्रोफेशनल सफ़र के दौरान भी क्राइसिस आते हैं। अब इंसान वही कामयाब होता है जो इन क्राइसिस को टैकल करे और उनका हल पेश करे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि कौमों की ज़िंदगी जो है वो गर्दिश शाम व सहर के फ़लसफ़े से इबारत होती है और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और लीडर वही होता है जो कौमों को मुश्किल हालात से बड़ी ही हिफाजत के साथ निकाल कर ले जाए। ऐसे ये लीडरशिप की एक बुनियादी एक सिफ्त होती है। आजकल के हालात के मुताबिक अगर हम कहें तो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर क्वालिटी लीडरशिप नहीं है। उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि लीडरशिप की जो आबियारी है वो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कायदे-आज़म ने असूल बताए हैं ना कि डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, जी। उसमें मैं सिर्फ एक पे ये भी बात जी, कर रही ज़रूर, हूँ ज़रूर। कि वो डिसिप्लिन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अभी भी आप देखिए कि इस वक्त आप ये सोशल साइंटिस्ट मेरी स्टडी है कि डिसिप्लिन के बगैर आप लीडरशिप नहीं सोच सकते। चाहे हमें मुझे और आपको पसंद है या नहीं है, आप अभी भी देखिए कि बिला वास्ता या बिलवास्ता लीडरशिप वहीं से आती है। आप देख लीजिए कि अभी भी हालात वैसे ही हैं, क्योंकि असूल पसंदी और डिसिप्लिन जो है ये एक बेहतरीन चीज़ है। और कायदे-आज़म की पूरी ज़िंदगी देख लीजिए, इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। और अभी भी आप बाकी दुनिया की दरसगाहें भी देख लें, जहाँ पर भी ये चीज़ें, ये बुनियादी असूल जो हैं वो मौजूद होंगे, लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वहाँ से आपको क्वालिटी लीडरशिप मिलेगी। अब अगर उनका कंपैरिजन हम बाकी इदारों के साथ करें तो वहाँ पे फिर हमें ये फ़र्क नज़र आता है। कोई शक तो ये आजकल के हालात पे भी ये बात मुंतबिक होती है, और ये जो है ये इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल को समझने की बहुत ज़रूरत है। और मैं नहीं समझती कि हमारे नौजवानों के अंदर ये शऊर नहीं है। हमारा आज का नौजवान बहुत बाशऊर है, और आपको पता है हर 25 साल के बाद एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर देती है। सही बात। अगरचे हम बहुत अरसे पहले की बात कर रहे हैं और कायदे-आज़म को बहसियत कौमी लीडर के हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि उनकी शख्सियत की कुछ ऐसे नुमायाँ पहलू हैं जो आज तक जो हैं उतने ही वैलिड हैं जितने आज से कई साल जी, पहले। कोई शक नहीं, कोई ये शक एक बात जो है ये बहुत जी, इम्पोर्टेंट है। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा दौर जो है ये बड़े क्राइसिस का दौर है और हालात ख़राब हैं और बहुत मुश्किलात हैं वगैरह वगैरह लेकिन हर दौर में मुश्किलात तो होती हैं, कोई दौर भी स्मूथ नहीं होता। यही तो टेस्ट ऑफ जी, तो 1930s का जो इंडिया था वो मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल था, यानी कोई समत नज़र नहीं आ रही थी। नेहरू जी, रिपोर्ट मैं के तो 34 तक कहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उसमें कायदे-आज़म ने किस तरह सब कॉन्टिनेंट बर्र-ए-सगीर पाको हिंद की भी नुमाइंदगी की और मुसलमानों की तो की और एक क्राइसिस वो फरमाइए। जी जी। अब देखिए ये जो क्राइसिस के पीरियड मैंने बताया 21 से लेकर 34 के एंड तक है। जी 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 35 से कायदे-आज़म ने काम शुरू किया। सही। अब इसके अंदर जो कायदे-आज़म को जो है इतनी कन्फ्यूजन है। अब देखो ना, मैंने अभी 40 पॉइंट्स किया आपने जी जी लीड का ये एक तो पॉइंट्स लोगों को मिलाकर इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ वो वर्क कर रहा होता है इनके अंदर सेंट्रल पॉइंट कॉमन कौन सा है, ये भी सोचता हूँ। क्यों खाली उसकी बात ही मान ली, उसकी बात। अब इसके सेंट्रल कॉमन क्या चीज़ है, ऐसे ये है ना।
آپ اس سے 14 پوائنٹس کا انالیسس کریں گے, اس کا 12واں یہ 13واں پوائنٹ ہے نا, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں, اس نے کہا کہ ان فیوچر مسلم اوپینین کے خلاف کوئی بات ہم نہیں قبول کریں. اچھا, اور یہ کامن بھی تھا سب, تو ہم سب میں نے وہ بات کی ہے نا, بہت وہ یہ اس کی وزڈم ہے, ایک کامن بات کو نکال دیا. ابھی آپ دیکھیں میں نے کہ یہ جو لندن والا 4 سال فیز ہے, اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے لوگوں میں جی جی, کہ جی وہ مایوس ہو کے چلے گئے. اکثر کتابوں میں نے اس کو نلیفائی کیا, یہی وہ 31 سے وہ 30 سے 31 44 تک ہے, 34 تک. تو میں نے اس کو کافی ایک کتاب میں میری 24 سے 34 تک کتاب ہے, جی 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 بالکل, اس میں آپ کو دی بھی تھی, میں اس میں بڑا میرا 2 چیپٹر اس پہ ہے, اچھا قائدم اسٹے ان لندن, اور اس میں ایک ہے, اس میں وہاں 15 پریوی کونسل میں کیسز بھی فائٹ لڑے ہیں جس سے پیسہ بھی کمایا, اور اس کی 8 کنال کی وہاں اس کی کوٹھی تھی, اور بگی پہ جاتا تھا کورٹ میں. یہ انگلینڈ کی اب بات ہاں کر رہا ہے, جی, واہ, میں وہ ہیمسٹیڈ ایک لندن میں جگہ ہے, جی جی, وہاں جگہ میں وہ ابھی تو 7-8 ہاؤسز میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے, بڑی پرانی بات ہے. تو میں نے اس کو کافی بائی فٹ میں کافی گھنٹوں میں ٹریول کرتا رہا ڈھونڈنے کے لیے. ان کے یہ ہے کہ لوگوں کونسل کے میپس ہیں, میپس کی مدد سے میں نے ڈھونڈے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اب وہاں پر جو 3 راؤنڈ پہ کانفرنس ہوئی ہے نا, اس میں کانگریس کہہ رہی تھی کہ نہیں مسلمانوں کی بات سننی ہی نہیں ہے, ہندو ماسک میں کہ سننی نہیں, ان کو انگریز کو کہہ رہے تھے یہ مائنورٹیز میں, ہم اکثریت میں, ہمارے سے بات کریں, ان سے بات مت کریں. یہ کانگریس کا ایک کانگریس ہندو objective ماسک تھا. تمام ہندو جماعتوں کا یہ تھا, یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں. پھر انہوں نے اسی لیے گاندھی کانگریس نے بائیکاٹ کیا کانگریس کا. گاندھی کو لارڈ رپن تھا اس کو وائس رائے, اس نے موٹیویٹ کیا کہ جاؤ چکر لگاؤ. سیکنڈ کانفرنس میں کیا وہ 31-32 میں وہ گیا, وہاں پر قائد اعظم نے, اقبال نے, انہوں نے ایک ہوٹل میں فنکشن کیا گاندھی کو, اس ایک 2 میٹنگ بھی اٹینڈ کی اس نے. اس میں ان کو جو ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ عدالت والا اس کو بھی بلایا گیا. گاندھی کو کہا کہ یہ مائنورٹیز کی بھی بات سن لو, وہ سننے تیار نہیں تھا گاندھی. میں اس وقت لندن کی اخباروں سے میں نے یہ لیا, اور وہ کہا میں ہم نے بالکل نہیں ماننا. یہ گاندھی دیکھو کتنا بہت لبرل بات کا بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, اس بار اوارڈ ہوا ہے, قائد اعظم نے پھر ایک وہی کوٹھی خریدی. پھر جب 34 میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے ڈرافٹ تیار کر, جو بعد میں 35 کا ایکٹ بنا, اس میں سیپریٹ الیکٹڈ دے دیا. قائد اعظم نے اپنی 34 میں جائیداد کو بیچا. کمال ہے نا یہ بات, یہ نہیں رکھے رکھے کہ واپس شاید آ جاؤں. فیصلہ صحیح ہے, بیچ کے پیسے بھیجے تھے. اور دسمبر کے شروع میں اس میں کوئی ڈیٹ میں ہے, شپ پہ بیٹھا ہے, 19-20 دن بمبئی پہنچنے لگتے تھے. 4 جنوری 35 کو بمبئی میں آ گئے. صحیح, بالکل. یہاں آ کے کئی کام کیے. میں ایک بات اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ واپس آنے سے پہلے انہوں نے اپنی پراپرٹی بیچ دی, اور وہ بڑے یکسو تھے کہ اب انڈیا جا کر اور کیا کرنا. اور پھر یہ بھی دیکھیں, اس نے, میں نے لوکل کونسل ہیمسٹیڈ کی لوکل کونسل ہے, اس کا ریکارڈ ہسٹوریکل ریکارڈ بھی چیک کیا ہے. اس میں قائد اعظم کا اور فاطمہ جناح کا ووٹ بھی اندراج ہوا ہے. اچھا, واہ, یعنی ووٹ کا اندراج ہو کے بھی چھوڑ کے آ گیا بندہ اس قوم کے لیے. بالکل صحیح. تو کہنے مقصد یہاں پر آ کے اس نے کیا ہے, اور وہ خیال تھا کہ اپریل میں ایکٹ پاس ہو جائے گا, لیکن پاس نہیں ہوئے. کانگریس زور ڈالی تھی ڈیسپریٹ الیکٹڈ نکالو, یعنی مسلمانوں کے لیے الگ انتخاب, نہیں مسلمانوں کو دیو کچھ نہ, مسلمان اور دوسری مائنورٹی بالکل نہ تھے. تو بہرحال قائد پتہ چلا یہ اپریل سے پھر جائیں گے, 6 مہینے وہاں. جانے سے پہلے اس نے بامبے میں ایک جلسہ کیا, بامبے مسلم اسٹوڈنٹس ایسے. اس سے پہلے جو تھے نا کانگریس میں, وہ آل انڈیا اسٹوڈنٹس ہوتی ہے. اب قائد اعظم نے نیا پیٹرن بنا دی, مسلم اسٹوڈنٹس کی بنیاد ڈالی. یہ تو نئی بات ہے نا. بامبے مسلم اس کا فنکشن کیا, اس میں وہ سوال کا, آپ دیکھیں ڈائریکٹ پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ, میں
हिंदू महासभा को बताना चाहता हूँ कि आप हिंदू डोमिनेशन की जो बात कर रहे हैं ना, ये मुसलमानों ने कभी कबूल नहीं करनी है। वाह, ऐ मुसलमानों, आप मुत्तहिद रहना, हमने कभी आपको डिमोरलाइज नहीं होना इनसे। हम जब तक मुत्तहिद रहेंगे हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। और ये भी कहा कि आज ये 1935 की बात है, अप्रैल, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने उनको हवाला दिया किताब में, कि आज इंडिया हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में डिवाइड हो चुका है। वाह, वाह, वाह। 37 के इंतखाब से पहले की बात है। तो वही फिर एक्चुअली वही लैंग्वेज और वही विजन जो है वो अब ये आस्था सब बात खुल के आ रहा है। जी, सन पाकिस्तान 40 में जो सामने आ गया। पाकिस्तान पे आता है। जी, बेशक बेशक। प्रोफेसर डॉक्टर अकील आसिफ साहिबा, कायदे आज़म की जो पूरी स्ट्रगल है, डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं कि उस स्ट्रगल में ऊंच नीच भी आती है, बज़ाहिर डायरेक्शन भी एडजस्ट होती नज़र आती है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी ज़िंदगी की समत ऑब्जेक्टिव एक ही नज़र आता है कि माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों की कश्ती को बहुत सेफली जो है वो साहिल तक लगाना है, यानी कामयाबी बचाना है। जी, हमें आज़ादी लेनी है। जी जी, फरमाइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़े मुस्तनद हवालों से बात की है कि उस दौर के अखबारात अगर उठा के देख लें, जिसमें हमें गांधी लेगेसी का पता चलता है कि वो मुसलमानों के फेवर में नहीं थी, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी किताबें ऐसी देखी जिसमें इन चीज़ों को मदगम करने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर एक नया पेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि वो अखबारात जो हैं अभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं तो उनसे इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जा सकती है। मैं समझती हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। भारतीय हुकूमत अभी भी देखें तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा, वो अभी भी अपनी पुरानी लेगेसी से चिमटे हुए हैं और अभी भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसे कि उस दौर में वो सोच थी कि इन लोगों को कुछ नहीं देना, जैसे डॉक्टर साहब ने अब तो वहाँ हुकूमत ही एक ऐसी पार्टी की है जो बिल्कुल हिंदू फिलॉसफी जी, हालांकि उन्होंने जो ये हुकूमत, भारतीय हुकूमत ने जो आइन अपने लिए पसंद किया वो सेकुलर था, लेकिन अभी देखिए कि वहाँ पे सेकुलर स्टेट्स में तो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको पूरी सिक्योरिटी होती है। फिर उसमें देखिए कि कश्मीर का अगर हम इशू देखें तो उसमें भी देखिए कि वहाँ पर भी ये वाली जो जहनियत है कि हिंदू डोमिनेशन वाली, वो वहाँ पे भी बड़ी नुमायाँ है। वहाँ पे आबादी के तनासब को चेंज करने की कोशिश की गई है। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़े मुस्तनद हवाले दिए हैं कि उस वक़्त के अखबारात आप उठा के देख लें, तो उसमें मैं समझती हूँ कि कायदे आज़म जैसे लीडर हैं जिनका कमाल है कि इतने सख्त हालात और इतने क्योंकि मुसलमान जो थे उस वक़्त उनकी तालीमी शरह उस तरह से नहीं थी जैसे हिंदुओं ने पढ़ा था, वो पढ़ लिख गए थे और वो नए सिस्टम्स को समझने लगे थे, लेकिन मुसलमानों में बहुत कम लोग ऐसे थे। तो इतने सारी माइनॉरिटी को, जो माइनॉरिटी बनने जा रहे थे, उनको एक अलहदा वतन का क़याम उनको करना और उनको उसमें बसाना एक बहुत बड़ी बात है जो कि कायदे आज़म ने की, और यही उनके अजीम लीडर होने की जो है ये बात है और जिसका हवाला सब लोग देते हैं आजकल की दुनिया में भी। डॉक्टर साहब, वो जो अजीम लीडर की हमारा मौजू भी यही है कि आलमी पाकिस्तान बन गया उसके बाद जी जी कायदे आज़म ने क्या बात, जी जी, वो भी हमारे पास वक्त है, आप फरमाइए जो कायदे। अब अगली बात है ये जो अल्लाह के ताइद से और हमारी पाकिस्तान आर्मी और पूरी कौम के इत्तेहाद ने इंडिया को शिकस्त दी है मई 2025 में। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया हैरान है इस बात से, एक छोटी नेशन ने बड़ी नेशन को कैसे कर दिया। जी, अब इस तनादर में अगर कायदे आज़म को एनालाइज किया जाए जी, तो मुझे कायदे आज़म के 7 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त को बनता है, जी, कायदे आज़म दिल्ली से 7 अगस्त को कराची रवाना होता है। सही, ठीक है, और रवाना होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जी जी, बिल्कुल। अब कायदे आज़म ये क्या मैसेज दे रहा है? अब वो फॉरवर्ड लुकिंग बात कर रहा है। ये आने से पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी जी, जी 7 अगस्त। 7 अगस्त। अब पाकिस्तान समझो बन गया, अब आगे फ्यूचर क्या है, कायदे आज़म ने इस ज़हन में रखते हुए बात की। जी जी जी, हिंदुस्तान को ये कह रहा है कि आने वाला वक्त ये बता रहा है कि आप अपनी तारीखी जो बिटरनेस है इसको भूल जाएं।
आने वाला दौर अमन का दौर है, पीस का दौर है, सही, आप इसको अडॉप्ट कर लें। वाह वाह, है? और आप देखें, अगर कहने का मकसद वो कहना ये चाह रहा है, अगर आप ये नफरत की बात को ख़त्म नहीं करेंगे जी, तो दुनिया में आप फेल हो जाएंगे। अब इस तनादर में देखें, 11 साल से मोदी एंटी मुस्लिम पॉलिसी चल रही है। तो दुनिया के यूएन को चार्टर में ये अलाउड नहीं है, कोई कौम किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकती। बिल्कुल सही, दुनिया का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात। और मोदी अब ये जंग के जीतने की वजह से मोदी के हिंदुस्तान के अंदर उसके अंदर जी जी उसको जी, मुश्किलात पैदा हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिनेरियो कितना चेंज हुआ है, मैं एज ए हिस्टोरियन बात कर रहा हूँ। और ये फ्यूचर जो है पाकिस्तान का है, और तो ये खाली जंग की बात नहीं मैं है। कहता हूँ ये जो आपका एक जुमला है ये कितनी उम्मीद पैदा करता है और कितनी हमें अपने मुल्क से मोहब्बत भी पैदा करता है और आगे बढ़ने का जज्बा भी। बिल्कुल, आपका जुमला और एक हिस्टोरियन का जुमला है ये कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान। वाह, अब इसमें अगर आप अल्लामा इकबाल को ऐड कर लें, जी जी, अल्लामा इकबाल, ये तो 47 की बात है ना, कहते इससे 17 साल पहले इकबाल ने 30 खुतबा इलाहाबाद में भी ऐसी ही बात की है। सही बात, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है उस वक्त, बिल्कुल। लेकिन वो कह रहा है कि ये कौम जो है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाली, इस कौम को अगर मुत्तहिद हो जाए, एक रियासत मिल जाए, तो ये इतनी जानदार कौम है, ये अपने अंदर भी जान पैदा, खुदी वाली बात है, कलेक्टिव खुदी होती है ना, जी, जी। एक इंडिविजुअल होती है, बिल्कुल। ये कलेक्टिव खुदी की बात है। बिल्कुल इसके अंदर इतनी जान है, ये अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा होगी कि ये ना सिर्फ अपने आप को बचाएगी, बल्कि जो मुस्लिम एशिया है या मुस्लिम वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, वो भी इसकी तरफ अपनी हिफाजत के लिए देखेगा। आज वो साबित हो रहा है, बिल्कुल सही है ना? जी, बिल्कुल जंग जीतने से आप देखें, दौरान आज़रबाईजान और तुर्की आपके साथ, बिल्कुल सही, ईरान आपके साथ हो गया, बिल्कुल सऊदी अरब आपके साथ हो गया डिफेंस। अब देखो कितने प्रोफेटिक वर्ड्स हैं सही कायद आज़म और इकबाल के। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये जो आर्मी की लीडरशिप है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो इनका, बाद लोग कहते हैं नहीं, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सियासत चलना है ना, यही कामयाबी है। सही बात है, बिल्कुल ठीक, क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह मेरे कायद आज़म का ये विजन कि दुनिया में अमन का पैगाम पाकिस्तान लेके आए, और दुनिया में ये इस्लाम का पैगाम भी यही है, यूएनओ का भी पैगाम यही है। बाकी नफरत के सारे जितने भी बयानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, हमने पहले भी जिक्र किया लेकिन अब डायरेक्ट इस मौजू पर सवाल कि जब भी नौजवान नस्ल को या तलबा को पढ़ाया जाता है तो आजकल दुनिया में 2 टेक्निक्स बहुत ज़्यादा टीचिंग में और बताने में वो इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि कहते हैं कि मेन टेक्निक्स ही हैं। एक तो स्टोरी टेलिंग के आप एक स्टोरी के ज़रिए जो चीज़ हकीकत कहीं पर अमली जामा उसने पहना है उसके ज़रिए आप बताएं, और एक रोल मॉडल यानी शख्सियात के ज़रिए बताएं। हम इस मामले में बहुत गनी हैं कि हमारा भी, जैसे इकबाल की बात हुई है, हमारे दीगर मशाहिर हैं, इस्लामी तारीख़ के मशाहिर हैं, कायद आज़म की इस लिहाज से तो हमें फ़ख्र होना चाहिए उनकी ज़िंदगी। अच्छा, बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, माज़रत के साथ ब्रेक जी, लेनी है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपके जवाब से ही वापस आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल प्रोग्राम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो एक इल्मी सफ़र था उस पर डिस्कशन हो रही है, आपकी शख्सियत के हवाले से और किस तरह से आपका एक विज़न था, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी आबिद साहब। जी, वक्फे से कबल जो सवाल हुआ था और आपने जिनको रोका था आपकी उनसे आगाज़ फरमाइए। जी प्रोफेसर साहिबा कंटिन्यू कीजिए। जी, इस सिलसिले में बात ये हो रही थी कि अभी आजकल जो नौजवान नस्ल है उसको हम किस तरह से, जो आपने 2 तरीक़े तदरीस बयान किए हैं उसके तनाजुर में हम किस तरह से इन हालात, इन बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक अपनी नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसमें अर्ज़ ये है कि देखें, जो अभी तक के जो हालात हैं, आपके जो अभी ख़ास तौर पे मार्का हक़ के बाद 10 मई के बाद पाकिस्तान ने
کا جو نام ہوا، آپ دیکھیں کہ 11 سال کی وہ نفرت امیز بیانیاں ایک دم سے چینج ہو گیا. بالکل صحیح. کون سا فورم ایسا ہے جس پہ کہ بھارت نے پاکستان کے لیے کانٹے نہیں بچھائے؟ لیکن وہ بیانیہ جو ہے صرف 4 دن کی مارکہ حق کے بعد وہ تبدیل ہو گیا. اس کا کریڈٹ بلا شبہ ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے، ہماری لیڈرشپ کو جاتا ہے. اس لیڈرشپ کی جب ہم بات کر رہی ہوں تو اس وقت جو کامیاب ترین سیاست کا طریقہ ہے وہ استدلال کی سیاست یا کمپرومائز کی سیاست ہے. مطلب بطور طالب علم سیاسیات کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور ہسٹری کی، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بیانیہ چلے گا یا جس کو لوگ خریدیں گے یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بائی کر رہے ہیں، وہ اس بیانیوں کو کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کمپرومائز کی پالیٹکس کریں. قائد اعظم کے دور میں بھی تو یہی تھا. قائد اعظم نے کتنی چیزوں پہ کمپرومائزز کیے ہیں. قائد اعظم کو بہت ساری چیزیں ناپسند تھیں لیکن انہوں نے سنی، صحیح، اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے باقی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ کیسے نگیٹ کیا قائد اعظم نے ہندو ذہنیت کو، ہندو سامراجیت کو، ان کی سیاست کو، ان کے نفرت امیز بیانیے کو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قائد اعظم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی کی ہمیں اس وقت بھی ضرورت ہے. اس وقت بھی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ساری چیزوں پہ، ساری نفرت امیز اور نیگیٹیوٹی پہ آنکھیں بند کر کے صرف پازیٹیو چیزوں کو، اور جو انہوں نے اپنا منزل طے کر لی ہے اس کو، منزل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتے چلے جائیں. اس کو کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایک بات اور میں کہتی جاؤں گی کہ میں نے ایک چیز جو پہلے مینشن کی تھی وہ تھا کہ جی بہت زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک اور جو ہے کہ ایمان، اتحاد، ڈسپلن، یہ چیزیں 3-4 یہ بڑے ورڈز ہیں قائد اعظم. اتحاد جو ہے اس میں بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں جتنا جو کچھ بھی ہے، یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، تو ہم سب ہیں نا. اس میں کوئی اچھا، جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس میں سارے بچے فیورٹ نہیں ہوتے، سارے بچے پسندیدہ نہیں ہوتے، ان کی ہر ایک کی کارکردگی مختلف ہوتی ہے. لیکن آپ انہیں گھر میں کوئی یہ نہیں چاہتے، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو پنپنے کا رستہ دیتے ہیں. تو بالکل اس طرح کی ہمیں اس وقت مفاہمت کی قومی سطح پہ بھی ضرورت ہے. اور قائد اعظم کی شخصیت، علامہ اقبال کی شخصیت، سر سید احمد خان کی شخصیت اور ان سے جڑے ہوئے ساری لیڈرشپ جو اس وقت تحریک پاکستان کی ہے، انہوں نے ان سب اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھا اور تب ہمیں یہ وطن حاصل ہوا. بہت بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کے حوالے سے اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں ابھی. آپ کی خوبصورت گفتگو سے، دلکش گفتگو سے، پروفیسر ڈاکٹر کیل آصف صاحبہ کی مدلل گفتگو سے نوجوان نسل یقیناً اپنے قائدین علامہ اقبال اور خاص طور پہ قائد اعظم جو محور گفتگو ہیں آج، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک تو جیسے یہ پروگرام ہے، گفتگو آپ کی ہو رہی ہے، ہم کون سی بکس، کون سی ڈاکومنٹریز، کون سی موویز، کون سے ذرائع نوجوان لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، طلبہ دیکھیں، میچور لوگ دیکھیں کہ قائد اعظم سے محبت بھی پیدا ہو لیکن ان کی زندگی کے جو کامیابی کے اصول ہیں وہ بھی سیکھیں. جی جی، کتابیں تو بہت ساری ہیں. میری بھی کتاب پاکستان نیو ڈائمینشن. جی جی جی، وہ تو بڑی حوالے کی کتاب ہے. لیکن خاص طور پہ جو ابھی میں نے بتایا نا، پاکستان کے تناظر میں جو قائد اعظم کی اسپیچز ہیں نا ایز گورنر جنرل پاکستان، جی جی، اس کو خاص طور پہ ذہن، بہت صحیح آپ نے اور بات. گورنر جنرل یہ نہیں کہ 14 اگست سے ہے، قائد 3 جون کو جب پارٹی اعلان ہوا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نے نامنیٹ کیا ہے جناح صاحب کو 2 جولائی. جی جی، اس وقت سے اسپیچز جو ہیں قائد اعظم کی جو ہے اس کی ڈیتھ تک، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک تو جس تناظر میں پاکستان بنا ہے، اور وہ علیحدہ سے چھپ بھی گئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کئی دفعہ چھپی ہیں، اس میں مختلف انداز میں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو، بچوں کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے. باقی تو بے شمار کتابیں ہیں، میری بھی کافی میں نے ذکر کر چکا ہوں. جی صاحب ہیں، ہمارے اور دوست بھی ہیں بہت. لیکن یہ چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، نوجوانوں نے اور بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے. جی جی، تو خالی قائد اعظم بھی تو نہیں، اس میں پوری کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا بچہ. تو شارٹ جو کیپسول فارم میں یہ 100-150 اسپیچز ہیں. جی جی، ٹھیک ہے،
ये बहुत लाजमी है ऐसा ही बिल्कुल। और इससे कायदे-ए-आज़म का जो फ्यूचर विजन है उसके बारे में आप देखिए, अब देखो एज गवर्नर जनरल जो है, अब कम्युनिकेशन रेडियो था ना उस वक्त, जी अखबारें थी। जी जी आप देखिए उसका कायदे-ए-आज़म ने रेडियो पर अमेरिकन पीपल को भी खिताब किया, एक दो ऑस्ट्रेलियन पीपल को भी खिताब किया। आप देखो उसकी निगाह देखें, उस पीछे में आप देखें, वर्ल्ड पे उसके जहन में है, क्योंकि रेडियो बड़ा इम्पोर्टेंट था, पूरी दुनिया में सुना उसको जाता था था, ही यही था। तो उनसे उन नेशन से और खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड के अंदर लेके आना उसने, मतलब सिनारियो ये है ना। जी जी। जी तो एक सिनारियो उसने इंडिया से पाकिस्तान बनाया, अब पाकिस्तान को वर्ल्ड के अंदर लेके जाना चाहता है, ठीक है। अब वो सिनारियो में आज के नौजवान को समझना चाहिए, ठीक है। और इस पर एक साहब हम देखते हैं कि लियाकत अली खान की, जिसको कंट्रोवर्शियल ज़्यादा लोग बना देते हैं, मैं उसकी जो 1950 में लियाकत अली खान ने जो उसका महीने 3-4 हफ्ते का अमेरिका का दौरा है ना, जी जी। उसमें 11 यूनिवर्सिटी को उसने खत्म किया। लियाकत अली हाँ जी, 11 मतलब कोई यूनिवर्सिटी। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद सिर्फ भुट्टो ने खिताब कोई नहीं कर सका, या बेनज़ीर करती थी। उस वो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका की 11 यूनिवर्सिटी में उसने खिताब किया, बहुत बड़ी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उसकी जो स्पीच का मजमूआ है वो छापा है। ये जो 11 यूनिवर्सिटी से किया, हाँ, तो ये तो और डॉक्टर साहब उसका बहुत बड़ा एसेट है देखिए हमारा। टाइटल क्या है, जी जी। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, और ये किताब मिल जाती अवेलेबल है? है, लाइब्रेरी में हमारे पास है, ग्रेट। अगर जो रेयर है वो। आप देखें, ये लियाकत कायदे जो राइट हैंड मैन ऑफ जी जी जिना है जी, लियाकत। जी, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक है। नहीं। हमारा जोन से प्रोफेसर जोन्स अमेरिकन दोस्त है, उसने भी इसी पे किताब लिखी जी है। जी जी जी, बल्कि मैं और आप इकट्ठे एक एक दो मरतबा मिले भी थे थे। ना, अर्काइव में इकट्ठे मुलाकात जी, की जी, थी। तो कहने का मकसद है कि राइट, वो उसने जिना लियाकत खान राइट हैंड मैन ऑफ जिना। तो कहने का मकसद ये है, नौजवान को तैयार होना चाहिए, जैसे अकीला ने भी कहा, हमने भी बात की है कि इस जंग के तनाजुर में आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। जी प्रॉब्लम क्या बांग्लादेश के वाले से है कि बाद लोग कहते हैं ये 16 दिसंबर बड़ा अफसोसनाक दिन है, फलाना ये वो चीज़ है ना। हमें इसमें एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सवाल ही पे नौजवान बड़ी अहम बात, मैं शायद सवाल भी करता आपने खुद, बहुत अहम बात है आज के दिन। ये सवाल करना चाहिए। तो लोग कहते हैं जी हमारा सर झुक जाता है, जी, जी, और कायदे आज़म का विजन खत्म हो गया, ये अब हो गया। इसमें जी, बेकायदे आज़म के आइडियाज़ के मुताबिक हमें क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। जी जी वो ये है कि कौमों से गलतियां होती रहती हैं, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। अगर इसमें मैं हजूर पाक की ज़िंदगी के हवाले से एक फतह मक्का का जिक्र ना करूं, जी 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 जो बुनियाद तो वही है ना, जी जी बिल्कुल। ठीक है। 8 हिजरी में जब फतह मक्का किया तो हुजूर ने फरमाया कि तमाम कुरैश को कहा, डरे हुए थे, महकूम हो गए ना, आज बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए, है ना, बिल्कुल ठीक है ना ये जी बात। जी जी बिल्कुल। बाद लोग कहते हैं कि किसी ने कहा कि जो भाई भाई से करता है, ये गलत बात है, मैंने चेक किया है। खामोश है, 3 दफा हुजूर ने सवाल रिपीट किया है, और कुरान में भी जिक्र आता है इसका। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो भाइयों से खिताब किया था ना, जी जी हुजूर ने वही लफ्ज़, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, हाँ, आज तुमसे कोई, सुभान अल्लाह। जी जी वाह, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई बदला नहीं है, माफ़ी है। क्या ख्याल है? वाह वाह, वो भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, 10 भाई, उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया क्या वाह, है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, बंगालियों से भी हुई हैं, बिल्कुल। आप इसमें ना जाएं, हैं डॉक्टर साहब, मैं तो पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि वहाँ कि पर माफ़ करें और आगे जी बढ़ें। बांग्लादेश में इस वक्त ये एहसास हो रहा है, बल्कि वहाँ पर ये कहा भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है कि कायदे आज़म की अज़मत पर कोई बात नहीं इसलिए नहीं हो सकती कि बेशक बांग्लादेश बना, लेकिन बांग्लादेश आज़ाद कायदे आज़म, तो यानी ये बात अब वहाँ पर लिखी जा रही है कि बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ बतौर पाकिस्तान, वो तो कायदे आज़म ही नहीं फिर किया। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ना,
भूला हुआ बंदा घर वापस आ गया ना शाम जी, को 51 साल बाद थ्योरी की तरफ आ गया जी ना। जी जी बिल्कुल। तो बात मकसद आपका हल हो गया। मैं अभी चंद दिन पहले ही पढ़ रहा था कि वहाँ प्रोफेसर साहिबा बांग्लादेश में ये किसी ने लिखा और आजकल वहाँ ये बड़े मकबूल हुई ये बात कि बांग्लादेश की आज़ादी बहरहाल कायदे आज़मी की मरून मिन्नत है, क्योंकि वो पाकिस्तान ना बनता तो कभी भी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना मुमकिन नहीं था अगर कायदे आज़म ना होते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगरचे मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में बनी 1906 में, लेकिन देखिए कि उसके बाद जो जितनी जद्दोजहद है वो सब का सब क्रेडिट जो है वो कायद आज़म की लीडरशिप और अभी लियाकत अली ख़ान का जिक्र हुआ कि जब 1935 के इंतखाबात जो हैं वो मुसलमान हार गए थे तो उसके बाद उनको रीऑर्गेनाइज़ करना था। तो कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान उन्होंने इलाहाबाद ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स को तैयार किया। उनमें से हर एक का 6-6 का ग्रुप बनाया, जिसमें एक को तिलावत पे सबकत हासिल थी, एक को तकरीर पे, एक को तराने पे, एक को सोशल इंटरेक्शन पे, एक को पकाने खाने पे। तो ये जो ग्रुप्स थे ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। ये ब्रिगेडियर इकबाल शफ़ी जो हैं सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी, उन्होंने खुद बताया था, वो आई विटनेस थे और वो उसका हिस्सा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ये तलबा गए और उन्होंने फिर देखे 1945 के जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो नक्शा ही बदल जाता है, मुस्लिम लीग जीत जाती है और मुसलमान जो हैं, और ये इसका क्रेडिट यकीनन कायद आज़म को और उस वक़्त उस जो उनके हम असर लीडर थे उन सब को जाता है। और ये एक बड़ी बात है और यही तारीख़ में जो अजीम शख्सियतें ऐसे नहीं बनती। हम अगर कोई एक आम शख्स फोत हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद उसकी अपनी फैमिली उसको भूल जाती है। तो आज जब हम इन शख्सियात को यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं तो आखिर इन्होंने कुछ किया है तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोई शक। और उसके बाद ये देखिए कि अभी काम बहुत आसान हो चुका है नौजवान नस्ल के लिए। ये एक उम्मीद का पैगाम है कि पाकिस्तान के जो सिफारती सतह पर इस वक्त इमेज है वो बहुत पॉजिटिव है। आलमी ताकत का जो सरबराह है सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार पाकिस्तान की कामयाबी का जिक्र करते हैं। अब तो वो कोई 56 टाइम्स जो है अपनी स्पीचेस में पाकिस्तान की कामयाबी और पता नहीं कितने तैयारे जो है हर दफ़ा वो बढ़ा भी देते हैं। लेकिन तैयारे हमने गिने हुए हैं तो प्रोफेसर साहिबा ने पाकिस्तान का नाम कितनी दफ़ा लिया वो भी गिना हुआ है। वो कितनी दफ़ा जो है वो इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये अब देखिए कि अगर इतनी जो आलमी ताकत है वो मुफाहमत की तरफ आ रही है तो हमें भी मुल्की सतह पर, बैन अक़वामी सतह पर, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा आपका और प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब आपका, दोनों शख्सियात का क्या बाकमाल गुफ्तगू आज माशाल्लाह हुई है। और अल्लाह करे ऐसे प्रोग्राम भी हम करते रहें और डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब ऐसी शख्सियात से हम सीखते भी रहें। यकीनन नाज़रीन कल दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पे कल दोबारा हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।